आज के सेशन उनको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि यही सेशन अपना इतना लंबा होने वाला है, तो फिर वो भी मच कर देंगे तो फिर ये बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतनी लोगों की स्क्रीन कैपेसिटी भी नहीं रहती है। और ये सेशन में हम जो मेन पढ़ने वाले हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसी में ही मैं जो इंपॉर्टेंट सिख गुरु है या शिवाजी महाराज की कुछ किस्से हैं वो भी मैं यहीं पे शेयर कर दूंगा। तो ये एक लीड पैकेज रहेगा जहां से मैक्सिमम चीजें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएंगी। और आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे कोई मॉक टेस्ट भी देंगे तो आप लगभग सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, 99.99% तो कर ही दोगे सोल्व। कोई थोड़ा बहुत कोई 0.001% रह जाएगा तो वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आप लोग की क्वेरीज हैं वो मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगा, है ना। और जितने भी आप लोग कोई बुक से रिलेटेड क्वेरी, मैक्सिमम जितने भी लोगों बुक से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो मैं आपको पहले बता दूं, है ना। क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं इतनी, क्योंकि सेम ही बातें आप बोलते रहोगे। मैंने आज आपको ये देखो एक सेंट्रलाइज्ड नंबर यहां पे शेयर कर दिया है टेलीग्राम के अंदर, यहां पे आप व्हाट्सएप डालते रहो। ये जो है सुबह 11 से शाम 5:30 बजे तक ही चलेगा नंबर, और संडे को ऑफ रहेगा, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक इस नंबर पे आपको क्वेरीज डालनी है और वो क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको परेशानी होना, इसलिए मैंने पूरा एक टीम अलग से बना दी, सेंट्रलाइज्ड टीम जो यही काम देखेगी। तो टाइमिंग मैंने बता दिया है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से रात को 2 बजे तुम्हारा दिल किया है ना तो तुमने फोन घुमा लिया, ये नहीं होगा। तो आ जाओ फटाफट सब लोग लाइव, है ना। बोले आप वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, वैलेंटाइन डे आने तो पहले तुम, है ना। ये कुछ लोग तो इतने भरे हुए हैं, आज जगह जगह इन्होंने गुलाब बांटे हैं और उन गुलाबों में से सुगंध भी नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज देखिए कैसा समय आ गया कि गुलाब तो दिए जा रहे हैं लेकिन गुलाबों में सुगंध नहीं, जबकि रियल जो रोज होते हैं आप देखिए कि वो किसी किताब में भी सूखा हुआ पंखुड़ी पड़ी रह जाए तो स्ट्रॉन्ग स्मेल देती है। लेकिन गुलाबों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लोगों ने अलग हाइब्रिड गुलाब पैदा कर दिए और वो देखो एक डेढ़ हफ्ते तक तो वो गुलाब का रोज जो है वो खराब ही नहीं हो रहा है ना। और वही रोज जो लड़कियों को मिलता है, लड़कियां खुश भी हो जाती है ना, वाह क्या सुगंध है, जबकि सुगंध होती नहीं है लेकिन खुश हो जाएगी सामने वाली। चलो अब आप देखिए कि आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो जो लोग सिर्फ पीडीएफ के लिए उनके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा रहती है, नहीं पीडीएफ मिल जाए कहीं से बस, तो एसएससी सीजीएल यहाँ फ्री कोर्स पे क्लिक करोगे, हमारी जीके के एसएससी सीजीएल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये जो है भगवान राम और हनुमान का नाम लेके हमारा पेड बैच है जीके का रामबाण, और जो फ्री बैच है वो है हनुमान सीरीज, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पेड बैच के इच्छुक हैं वो जो है हमारा नाम है, मैंने बताई जीके का रामबाण 2.0, यानी कि भगवान राम के नाम से जो है वो पेड बैच है। इसके अंदर आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर सब चीजें अवेलेबल है। और इसके अलावा जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही यहाँ भी अवेलेबल है। कुल मिलाकर यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा जिसमें आप इजीली अच्छा खासा अपनी तैयारी कर सकते हैं। कूपन कोड यहाँ पे ये वाला यूज कर लेना बसंत, तो यहाँ से आपको जो है मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा, बसंत या रिपब्लिक। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि हम मुगल एम्पायर में कहां तक पहुंच गए। मैंने बाबर के बारे में पूरी डिटेल में बताया, हुमायूं के बारे में बताया, अकबर के बारे में बताया, और अब जो बारी है वो है जहांगीर की। आप देखिए कि खेल कहां से शुरू होने वाला है वो समझिए कि अकबर की डेथ जो है 1605 में हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्या बोले रेगुलर लाइव, तो रेगुलर लाइव भी तो आ रहा हूं दोस्त, क्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए बताओ। मैं रेगुलर लाइव आ रहा हूं, यहां पे पढ़ा रहा हूं, और कैसे रेगुलर लाइव आ जाऊं? क्या मैं रात को भी आ जाऊं, क्या मैं सुबह भी आ जाऊं, वॉशरूम तब भी लाइव आ जाऊं कि हे गाइस, है ना, उन लोग की तरह ही जो इंस्टाग्राम वगैरह वाले जो होते हैं ना, टिकटॉकर होते हैं, हे गाइस नाउ आई एम इन वॉशरूम, है ना, हे गाइस नाउ आई एम टेकिंग बाथ, ऐसे कर लूं मैं लाइव 24 घंटे लाइव कर लूं क्या तुम्हारे साथ? चलो इधर देखो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो अकबर जब है 1605 में इसकी डेथ होती है, और यहां पे देखिए कि वॉर ऑफ सक्सेशन, छोटा सा वॉर ऑफ सक्सेशन हम कह सकते हैं, देखने को जरूर मिलता है। क्योंकि अकबर जो है वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा है? खुसरो को। खुसरो मिर्जा जो है ना, वो जहांगीर का ही बेटा है, तो उसको एक उत्तराधिकारी की पोस्ट पे वो देखता है कि हां ये जो मेरा पोता है ये बनेगा अगला राजा। लेकिन वहीं पे ही उसके पापा जो है जहांगीर, है ना, जिसको शेखू बाबा या सलीम के नाम से भी आप जानते हैं, वो भी बैठा है और वो बोलता है कि नहीं मैं बनूंगा। तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। हालांकि पेड कोर्स में तो मैंने बहुत डिटेल में ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा की है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि दो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे हैं, किसी बीच में हो रहा है मिर्जा खुसरो और उसके बाद जहांगीर के बीच में। अब इसी ड्यूरेशन में आप देखिए जो मिर्जा खुसरो है वो एक सिख गुरु से मिलते हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव जी, है ना। तो ये अकबर के कंटेम्परेरी रहे और जहांगीर के कंटेम्परेरी भी हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव जी। और ये देखिए कि यहीं पे मैं लिख देता हूं आपको, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अभी बताता हूं आप लोगों को। गुरु अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन या अर्जुन देव, ठीक है, ये वही है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की जो है संपादना भी करवाई थी। लेकिन आपको समझना यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में जब खुसरो जाके इनके दर्शन करते हैं और इनको एक तरह से शीश नवाते हैं ना, क्योंकि एक पैगंबर के तौर पर इनको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है एक जहांगीर तक की आवाज जरूर पहुंचती है ना। उसके जासूस उसको बताते हैं कि नहीं भैया वो जो खुसरो है वो अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है और साथ में पंजाब के रीजन में जो है वो उनके जो गुरु है उनके साथ भी मिल रहा है जाके। तो अल्टीमेटली कहीं न्यूज़ ये पहुंचती है कि भैया ये इनडायरेक्टली इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं ना। और ऑब्वियसली बात है कि वो अगर इनके पास आए हैं, ये तो नहीं उनके पास, तो अल्टीमेटली जो है इन्होंने आदर सत्कार कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है। और वैसे भी आप देखो कि बादशाह तो आपको पता है ना कि इतने ज्यादा चौकन्ने रहते हैं कि भैया कहीं से भी भनक लग गई तो उस बंदे को तो रगड़ ही देंगे, ऐसा तो हाल रहता था। तो इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव जी को बुला लिया वहां पे ना। तो आप देखो कि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि एक तो आप जहांगीर की जो पूरा वो है ना कि हाँ वही बादशाह है ये मान लीजिए, और ऊपर से जो है इस्लाम को कबूल कर लीजिए। क्योंकि ये जहांगीरनामा जब आप पढ़ोगे ना, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है ना, तो वहां पे आप देखना जहांगीरनामा में इसने लिखा हुआ है जहांगीर ने कि पंजाब में बहुत समय से जो है एक धंधा चल रहा था सिख गुरुओं का, और वो कई पीढ़ियों से चल रहा था, है ना। तो ये 5वीं पीढ़ी थी, पहले तो हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब खुसरो वहां पे जाते हैं, ये जहांगीर लिखता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जहांगीर लिखा है। तो जब बाद में खुसरो वहां पे जाते हैं तो हमारा ध्यान फिर उस तरफ और ज्यादा केंद्रित हो जाता है और हमने जो है इस पूरे धंधे को बंद करने की कोशिश की। बहुत छोटे पैराग्राफ में उसने लिखा है। हालांकि आप देखिए कि जब गुरु अर्जुन देव जी को बुला रहा है और अगर ये सच में धर्म का ही धंधा चल रहा था तो फिर वो कहीं ना कहीं इस्लाम को कबूल कर सकते थे, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया यहाँ पे। और उसके एवज में उनके साथ ट्रीटमेंट क्या हुआ है, गर्म तवे के ऊपर उनको बिठाया गया है ना, गर्म तवे के ऊपर बिठाया गया है, ऊपर से जो है तपती हुई रेत डाली गई है, फिर जो है गर्म पानी के कढ़ाई में उबाला गया है, ये जो है उनके साथ किया गया, फेस बाहर और बाकी सारा शरीर अंदर, इस तरीके से उनके पूरे शरीर को जर्जर कर दिया गया है ना, पूरा लहूलुहान बेकार बिल्कुल करके, और फिर रावी नदी के तट पे जो है रावी नदी में जो बहा दिया गया है। ये जो है इनके साथ किया गया, बट उन्होंने हार ही नहीं मानी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं धर्म के ठेकेदार थे, है ना। तो वो जो है वो गलत प्रूव हो जाता है वहां पे जहांगीर, और इस चीज का जिक्र नहीं करता जहांगीर अपनी किताब में, बस इतना ही बोल के जो है चुप हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट था जो पेपर में आ सकता है कि कौन से गुरु का असैसिनेशन जहांगीर ने करवाया है, ये होगा। और इन्हीं के बेटे जो है गुरु हरगोबिंद सिंह जी, है ना, तो वो अब पिक्चर में आ जाएंगे। और यहाँ तक जो है सिखों ने कभी भी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिर्फ और सिर्फ पीर की तरफ से, पीर पैगंबर जिसको बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल थे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जब इनके बेटे आते हैं तो वो सब सिखों को आह्वान देते हैं कि भैया अब से जो है ना सिखिज्म के अंदर दो तलवारें होंगी, एक मीरी की होगी, एक पीरी की होगी। पीरी का मतलब स्पिरिचुअलिज्म और मीरी का मतलब है कि भैया राजसी रॉयल्टी, है ना। यानी कि अब जो है इन्होंने जो है हमारे से पंगा गलत ले लिया है, तो अब जो है मिलिट्री भी अपनी तैयार करेंगे। तो वहां से कहीं ना कहीं आप समझिए कि मिलिट्री तैयार होनी शुरू होगी, तो जो कि गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे या बंदा बहादुर के टाइम पे एकदम से पीक मिल जाती है। तो वो चीज हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अब दूसरी तरफ आप खुसरो के सीन को सुनिए कि खुसरो जो है वो यहाँ पे हमला करने आता है जहांगीर पे, और जहांगीर को ये बात पता लग जाती है और इनके जो है आमने सामने युद्ध होता है, और यहाँ पे खुसरो जो है हार जाता है। बहुत सारे लोग खुसरो का साथ दे रहे होते हैं और उनको सबको पकड़ लिया जाता है। अब खुसरो के जितने भी बंदे हैं उन सबको पकड़ के आप देखो कि एक तो खुसरो को बिठा दिया यहाँ पे ना, पूरा वहां पे ऐसा लग रहा है कि जमात इकट्ठी करके जहांगीर ने खौफ क्रिएट कर सके। और वहां पे देखो कि बहुत दुर्गति की जाती है खुसरो के सामने। पहले तो खुसरो की एक आंख फोड़ जाती है ना, फिर दूसरी फोड़ देते तो इसकी जो घर के जो होते हैं औरतें होती है कहीं ना कहीं इसको रोक लेती है, नहीं तुम्हारा बेटा क्या कर रहे हो, तुम रुक जाओ ऐसा भी मत करो, एक फोड़ दी दूसरी फोड़ दो क्या हाल होगा उसका, बेचारा देख नहीं पाएगा, रुक जाओ ऐसे मत करो, इसको देख तो लेना तो किसी बंदे का हाल क्या हो रहा है। तो एक को छोड़ देते हैं एक आपको, है ना।
और वहीं पे चेन के साथ उसको बांध के और दिखाता है कि ये देखो कि तुमने जो बगावत की है इसका हाल क्या है। जितने भी बंदे होते हैं उनको आप देखिए कि आपने कुछ मूवीज में, पुरानी मूवीज में देखा होगा कि यूं करके एक पिंजरा सा होता है ना, एक दीवार इस तरफ हो गई, उस पे कील लगे हुए हैं, एक दीवार इस तरफ कील लगे हुए हैं, बीच में किसी को खड़ा कर दिया जाए तो उसको कील जो पूरा भेद देंगे, ऐसा करके जो है पूरा सेट तैयार करवाता है। और जितने भी बंदे थे है ना बीच में खड़े हैं भैया सारे के सारे, और यूं करके पूरा पूरा उनको खींचा जा रहा है, उनकी कहानी की चीखों की आवाज आ रही है, सोचो कैसा मंजर होगा। और साथ में खुसरो को दिखा रहा है कि ये देखो ये किया ना तुमने, तो मैं बताता हूं तुम्हारे बंदों का क्या हाल करूंगा। इससे क्या है, इसने मैसेज दे दिया कि अगर मेरे खिलाफ तुम सर उठाने की कोशिश करो तुम्हारा यही हाल होगा, इतने तुम्हें तसीहे देंगे कि उसके बाद सर नहीं उठा पाओगे। ठीक है, एक तरीके से इसने अपने रूल को स्टेबल करने की कोशिश की। खौफ से ही रूल होता है, अगर कोई ज्यादा ही दरियादिल बनता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। इसी का एग्जांपल हम बिल्कुल जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन में होगा, मुअज्जम जब आएगा यानी बहादुर शाह बनाएगा, बहुत दरियादिल दिखाएगा लेकिन उसको सुनेगा नहीं, यानी कि लोग डंडे के ही आ रहे, सीधी सी बात है, उनको यही चाहिए कि स्ट्रिक्ट रहे उनके साथ बादशाह, और वो इसने किया और इस तरीके से जो ये गद्दी पे बैठता है। लेकिन अपने जो खुसरो है उसको कहीं ना कहीं बख्श देता है घर वालों के कहने पे, है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि फिर जो है, चलो अभी पहले मैं जहांगीर के बारे में बता देता हूं ना, तो आइए आगे देखते हैं। जहांगीर का आप पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। आप देखिए चाइल्डहुड नेम पूछा तो सलीम या शेखू बाबा हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वहां से ही अकबर ने इसको मांगा था, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर रियल नेम अगर पूछे तो मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम ये है। कई बार आजकल मैंने बताया ना कि वो लेटेस्ट रियल नेम्स भी पूछ लेते हैं, तो आप बता सकते हैं। फिर असैसिनेशन कौन से गुरुजी का करवाया, तो गुरु अर्जुन देव जी का करवाया है, ये हैशटैग इंपॉर्टेंट पूछा ही गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसकी बीवियों की बात करते हैं तो 3 इनकी खास बीवी है, बाकी तो वाइफें तो बहुत होती है ना, उसको तो हजारों की तादाद में होती है, उसका तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि मन बहलाने के बहुत शौक थे। तो यहाँ पे देखिए 1585 के अंदर जो है ये मान भाई से शादी करा, 1587 में गोसाई जगत गोसाई से कर रहा है, और 1611 में जो मेहरुनिसा से कर रहा है, यानी यही मेहरुनिसा है जिसको नूरजहां का भी टाइटल दिया गया है। अब आप देखिए कि तीनों में कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि जोधा का टाइटल किसको दिया गया था, तो जगत गोसाई को दिया गया था, जबकि आप देखिए कि जहांगीर की मां का नाम भी जोधाबाई है, यही कुंवारी हरकाबाई कह लीजिए, वो जोधाबाई है। तो ये एक अंग्रेज था जो पूरा पूरा विवरण दे रहा था इतिहास में, तो उससे ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना गलती हो गई, उसको समझ में नहीं आया और उसने गलती कर दी अपनी राइटिंग्स में, और वहां पे जो है उसने जगत गोसाई को भी जोधा टाइटल दे दिया। उसको शायद समझ में नहीं आया भड़े को कि भैया ये इसकी मां है, तो उसने उसकी बीवी बना दी। तो ऐसा कुछ लोग दलील देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो जोधपुर के आसपास के एरिया के जितने भी लोग उनको जोधा बोलते हैं, उन औरतों को, उन रानियों को, तो इसलिए भी दे दिया गया। व्हाटएवर इज द रीजन, अगर ये कोई पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं करना है, जहांगीर से रिलेटेड पूछ ले तो जगत गोसाई हो जाएगा, अकबर से रिलेटेड पूछ ले तो जोधाबाई कौन हो जाएगी, आपका हिरकुंवारी हरकाबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कि इसकी जो सबसे लेटेस्ट बीवी या फिर सबसे तरोताजा ताजी ताजी बीवी जो है वो कौन सी, मेहरुनिसा है, नूरजहां। और नूरजहां का ही बाप जो है वो पहले अकबर की कोर्ट में भी हुआ करता था, लेकिन उतने बड़े ओहदे पे नहीं हुआ करता था, है ना। और एक अनारकली वाली भी कहानी फेमस है, मुझे तो पता नहीं कि अनारकली के साथ क्या हुआ या इसके साथ क्या हुआ, सच में ये कहानी सच भी है कि नहीं है, बट व्हाटएवर इज द रीजन कि अकबर ने चिनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जो भी रहा हो, बट अल्टीमेटली जो है बात फाइनल क्लाइमेक्स जो है वो मेहरुनिसा के साथ ही चल रहा है, नूरजहां के साथ। और ऐसा बोला जाता है कि जहांगीर जो है एक नंबर का भीमची था, चर्सी था, बहुत ज्यादा नशे किया करता था, एकदम तुतरा करता था, ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं पता करता था कि नहीं करता, करता भी कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बादशाह है, सबके अपने अपने शौक होते हैं, वो कर सकता है। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं, तबाही लाठीचार्ज उस टाइम पे सब बहुत निर्दयी होते थे, कहता फ्रेश बीवी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब अगले का ताजा ताजा मूड बनता है, ताजा ताजा मान लेके आ रहा है, इसका तो ये हाल चल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं ना, इनका अलग ही शौक चल रहा है बादशाह, और ऊपर से ये कमाल की चीज, हमारी टीम भी भाई पता नहीं किस हिसाब से वो कंटेंट तैयार कर दिया। आप देखो रोज डे के दिन ही उन्होंने इसके हाथ में भी रोज पकड़ा दिया, बताओ कमाल ही चल रहा है। ये मैंने बिल्कुल डेलिबरेटली नहीं किया है, हमारी टीम में मुझे लगता है कि ये जो बनाने वाले हैं ना पीपीटी अंदर से भरे रहते हैं, ये रात को बनाते बैठ के, ये देखो इसके हाथ में रोज पकड़ा दिया, तो इसी से समझ आता है कि कितना बड़ा शौकीन रहा होगा ये अपने टाइम में। वाह भाई वाह, कुछ लोग तो सोच रहे हैं काश मैं भी जहांगीर होता है ना। हाँ, नारकली को दीवार में चिनवाने की मैंने भी सुनी है, सिस्टम फाड़ देंगे। ये लौंडे अलग ही भरे रहते हैं हमारी क्लास के अंदर, इनको पता है ना कि मौज मस्ती होगी, चलो क्लास में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, पढ़ाई लिखाई चाहे हम सीखे चाहे कुछ ना सीखे, ऐसी दो चार एक्स्ट्रा बातें जरूर सिखाएंगे जो हमारे जीवन में काम आ जाए ना। तो तुम्हें कोई मंत्र बना के ना फूक के वो वशीकरण वाला है, और उसके बाद बाबा तुम्हें दे देगा कि जाओ जिसको सुनाओगे वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, जा जाके फिर लौंडे लेके जाएंगे और पता लगे कि वो वशीकरण में झापड़ मारी तुम्हें खींच के। चलो इधर देखो, ठीक है, तो ये मेहरुनिसा होगी, मेहरुनिसा का ही बाप जो है वो कौन है, इत्माद उद्दौला, उसी को बोलते हैं, ये तो बाद में टाइटल दिया गया इत्माद उद्दौला। तो अल्टीमेटली देखो कि ये कोई बहुत हाई पोजीशन पे नहीं रहता है अकबर के टाइम में, लेकिन जहांगीर जब बनता है, अब जो नूरजहां से शादी कर रहा है वो क्या बोलेगी कि नहीं नहीं मेरे पापा को भैया उस बड़े ओहदे पे करो, है ना, तो इसी को इत्माद उद्दौला का टाइटल दे देगा, यानी कि पिलर ऑफ द स्टेट जिसको बोला जाता है, जहांगीर उसको टाइटल दे रहा है। और अल्टीमेटली मैं आपको रियल बात बताऊं तो ये तो इतना ज्यादा शासन कर भी नहीं रहा था, पीछे से जो मेन डोर है शासन की वो नूरजहां उसका बाप ही संभाल रहे थे, ये आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं ना, लेकिन नाम इसका चल रहा था, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जो मैंने अभी मेहरुनिसा या नूरजहां की बात की है, इत्माद उद्दौला की बेटी, इत्माद उद्दौला तो टाइटल है, रियल में उस बंदे का नाम है मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, तो इत्माद उद्दौला का जो टॉम्ब है बच्चा ताज जिसको बोलते हैं, ताजमहल जो है उसी का ही एक बड़ा वर्जन आप कह सकते हो ना, ताजमहल जो उसी से इंस्पायर्ड बच्चा ताज से। तो आप वो भी आप आगरा के अंदर जाते हैं तो वहां पे देख सकते हैं, ये भी किसने बनवाया था, इसके मरने के बाद इसने लुट गया बड़ा, उसके बाद जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के मेहरुनिसा ही बोलते हो, अगर रियल में बोलना हो तो वही बनवा रही है और क्या कर रही है। ठीक है, तो इत्माद उद्दौला जो है पिलर ऑफ द स्टेट इसका मतलब है, इसको जो है दे दिया था। ये मैंने नूरजहां पढ़ा और आखिर में सिर्फ अफेयर पढ़ा, तो तुम्हारे साथ रह के तुम लोग के साथ ना मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तुम लोगों ने ना, मैंने सिर्फ नूरजहां पढ़ा और आखिर में अफेयर पढ़ा, किसके साथ था भाई है, यहां पे हमारी क्लास में वैसे लौंडे भरे हुए हैं कि नहीं नहीं सर हमारी साथ है। अच्छा ये बोल रहे हैं हम एक लड़की का अभी तक सिंगल रहने का रिकॉर्ड में, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे भरे हुए लोगों को तो बिल्कुल घास मत डालना, बहुत अच्छा है। बोलते अफगान में तो सब करते हैं। अरे भाई क्या ही बताएं तुम्हें, चलो इधर देखो मैं बता रहा हूं जितने भी आते थे बहुत मनमोजी हुआ करते थे, किसी का कोई शौक था किसी का कोई शौक था, है ना। वो खिलजी का देखो क्या शौक था, इनके अलग शौक चल रहे हैं, सबके भरे पड़े ये। अब आप देखो कि सबसे फनी बात मैं आपको बताता हूं कि इसी के दरबार में जो है आप देखो मछलीपट्टनम के अंदर, मछलीपट्टनम वाला एरिया है ना, ये लगभग आप मान लीजिए कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनके ऊपर कब्जे का दौर चल रहा था। पोर्टुगीज यहां पे आ रहे हैं ना, फ्रेंच आने की सोच रहे हैं, ब्रिटिशर्स आने की सोच रहे हैं, कि किसी तरीके से जो आपका पोर्ट्स वाले एरिया है वहां पे उनका वर्चस्व फैल जाए। जैसे आज की डेट में होता है ना कि एक कंपनी सोचती है कि नहीं मैं बाकी सब कंपनी को तबाह कर दूं और केवल मैं ही रहूं, जियो ने आके क्या करने की कोशिश किया, एयरटेल जैसे सर्वाइव कर गया, लेकिन बाकी सब लुट गए। वही वाली चीज है कि हर कंपनी यही करने की कोशिश करती है। तो अंग्रेज जो है एक तरह से कंपनी की फॉर्म में भारत में आ रहे थे, और उधर अंग्रेजों के उधर तो भैया ये तो यहां पे लहंगा चोली पहन रहे हैं हमारे बादशाह, यहां पे अंग्रेज देखो सूट बूट पहन रहे हैं, वहां इंडस्ट्री चल रही है, ये भाई साहब अभी तलवार लेके खड़े हैं कि हम तलवार से लड़ेंगे। तो वही चीज है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और यहां पे घाघरा चोली पहन के ये लोग बैठे हैं। तो देखो अलग ही टाइटल, क्या बोले यार, कुछ कर भी नहीं सकते ना, इतना दिमाग भी नहीं है कि भैया इतनी लंबी सोच रख ले कि भैया कुछ यूरोप से हम ऐसी चीजें सोच ही ले कि वो जो कर रहे हैं हम भी वैसे कर ले। तो ये जो है केवल इसके पास देखिए कि अंग्रेज आ रहे हैं यहाँ पे, कौन आता है सबसे पहले, कैप्टन हॉकिंस आता है, और फिर उसके बाद थॉमस रोबी आता है। तो हॉकिंस को देखिए ऐसा बोला जाता है कि हॉकिंस जब आया था तो जहांगीर को बहुत पसंद आ गया, और पता नहीं इसका कोई और शौक बीच में जाग गया खिलजी जैसा, तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हॉकिंस को बहुत पसंद आया था, है ना, बहुत मौज लूटा था हॉकिंस के साथ। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अकबर ने देखो कि कभी भी जो है ना भारी लोगों को अंदर एंटर करने की ज्यादा इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उस टाइम पे देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी और इनको भी टैक्सेस का एक मेन गेम तो रहता ही था ना। तो अल्टीमेटली बात ये थी कि पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, तो वो अंग्रेज जो थे वो अच्छा पैसा दे सकते थे, अकबर ने तो अलाउ नहीं किया उनको। उस टाइम पे भी अप्रोच कर रहे थे अंग्रेज कि भैया हम फैक्ट्री वगैरह बनाने दो, भैया यहाँ पे आना चाहते हैं, क्या माई बाप कर लो, अंग्रेज आपको पता पहले तो ना बिल्कुल पूरा पूरा झुकी जाएंगे, कितना ही झुका लो इनको, लेकिन उसके बाद जो है सबकी फाड़ने आ जाते हैं। तो वही हाल है अंग्रेजों का, बहुत तेज तरार दिमाग जैसे लोग हैं। अब देखो कि जहांगीर के टाइम में क्या हुआ कि जहांगीर तो मैंने बोला ना ये तो धुत रहता था नशे में, वो आज एक दो और ला लेने में, आज हल्ले मेरा होया नहीं, एक दो और जाम आ जाए, है ना, ये इस टाइप का चल रहा है इसका मामला। अब सोचो कि उधर से अंग्रेज आए, थॉमस रो वगैरह, ये हॉकिंस आ रहा है, और ये जो है बता रहा है कि बादशाह सलामत, हम आपको जो है आपके लिए बहुत खास चीज लेके आए हैं, घड़ियां उठा के रोलेक्स की घड़ियां दिखा रहे हैं इसको, उधर से मेहरुनिसा खड़ी होकर नूरजहां दूसरे देख रही है, अरे वाह क्या घड़ी है ना, फिर कुछ आभूषण से दिखाए होंगे, ये देखो हमारे पास ये भी है, फिर एक रेबन का चश्मा दिखा दिया होगा, है ना, मेहरुनिसा
उन्होंने देखा कि ये जहांगीर पे बहुत अच्छा लग रहा है रिबन का चश्मा, एक मेरे पास भी होना चाहिए, किसके पास भी होना चाहिए। फिर वो बुलेट की मोटरसाइकिल लेके आए होंगे रॉयल एनफील्ड, है ना। तो उन्होंने बोला कि बादशाह सलाम कहाँ आप घोड़े पे डोलते रहते हो, ये घोड़े का पता नहीं कि कब बैठ जाए, कब थक जाए, है ना। और ऊपर से स्पीड भी लिमिटेड है, ऊपर से जब घोड़े पे चलते हो धक 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 होता है ना। तो आपको मजा भी नहीं आता होगा उतना, है ना। मेहरून को मजा आता होगा, वो इतनी गजगज में घोड़े पे बैठ के देखना आपको पता लगेगा, इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है ना, गजगज सा होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि ये देखो हमारे पास रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है, आप ऐसा करो बादशाह सलाम एक बार इसके ऊपर बैठो, तो आप पीछे मेहरून को बिठा दिया होगा, अब वो दोनों चला रहे हैं बुलेट की मोटरसाइकिल, बहुत मजा आ रहा है ना। इधर दोनों ने रिबन लगा रखा है, यूं करके जो फोटो भी खिंचवा रहे हैं, बोलते हैं हमारा फोन भी आओ तुम्हारी फोटो खींचते हैं। तो ऐसे करके बेसिकली मैं आपको इन कहानियों से ये बताना चाह रहा हूं कि अंग्रेज जो है एक तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले गिफ्ट लेके आए थे इन लोगों के लिए, जो इनको बहुत पसंद आ रहे थे। तो मेहरून ने बोला होगा कि देखो शेखू, शेखू यही है ना, सलीम इसी का नाम है, देखो शेखू अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इनको जो है ना फैक्ट्री लगाने दो, रोज मैं नई नई चीजें इनसे मंगाया करूंगी। तो शेखू बेचारा है ना, उसने सोचा कि मैं क्या करूं ना, उधर से ये बोले नहीं हम थोड़ा सा और पंच करें, लिपस्टिक भी लेकर आए हैं, फाउंडेशन भी लेकर आए हैं, है ना, ये सब तुम अपने मेहरून साहब ने मुंह पे थोप लो। उसके बाद जहांगीर को और सुंदर लगेगी, उसने सब मुंह पे थोप लिया, जहांगीर ने देखा वो मंत्रमुग्ध होकर वहीं बेहोश होकर गिर गया, पता नहीं वो चरस खा के गिरा था कि मेहरून साहब को देख के, बट अल्टीमेटली जो है जहांगीर ने अलाउ कर दिया कि ठीक है अंग्रेजों तुम आ जाओ भारत के अंदर आ जाओ, और इनको जो अलाउ कर दिया फैक्ट्री बनाने के लिए, टेम्परेरी फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा बानी कबीर जहांगीर के टाइम की बहुत बढ़िया, हाँ बोलते अंग्रेजी बीट थे, ऊपर से स्पीकर लाए होंगे ये भाई साहब, इनके बाप दादा तानसेन को सुन रहे थे, वो उधर से अपने लेके आएंगे ओ कुड़ी पाऊं दी पगड़ा अंग्रेजी बीट थे, है ना। तो उधर से पंजाबी गाने चल रहे हैं, नाच रहे हैं, उधर अंग्रेज भी नाच रहे हैं, हे ये यू कैन आल्सो डू दिस जस्ट डांस विद अस, ना उधर मेहरून साहब के साथ यूं करके नाच के। तो अल्टीमेटली जो अंग्रेजों ने फंसा लिया सभी करके, अब ये कब्जे में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये बोल देंगे कि ठीक है भाई साहब तुम फैक्ट्री खोलो, तो एक इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में लगाने का जो है फरमान यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जिसको बाद में चल के हम आगे चल के देखेंगे कि एक फरमान जो निकलता है उसको शाहजहां सी लगाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, शाहजहां किसका बेटा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता शाहजहां बेटा किसका है, जल्दी बताओ मेरे को कमेंट करके, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए। उसके बाद अकबर की डेथ हो गई है, जहांगीर को बिठा दिया, वो सब तो हमने देख लिया, हॉकिंस के बारे में भी देख लिया। तो हॉकिंस के साथ तो भैया ऐसा सीन था, हॉकिंस की स्टोरी बीच में रही थी। हां हॉकिंस तो इसको इतना पसंद आ गया था जहांगीर को कि अपनी ही एक किसी नौकरानी के साथ या दासी के साथ ना इसने हॉकिंस की शादी करा दी, और वो हॉकिंस में अंदर से भरा हुआ था, अच्छा हुआ कि एक भारतीय भी मेरे को मिल गई है ना, वो अलग से लौंडा भरा हुआ है। तो जो भी हुआ होगा इनके बीच में, फिर वापस लौटने लगा तो उधर से जो है पोर्टुगीज वगैरह प्रेशर बना रहे जहांगीर पे कि नहीं हम नहीं अंग्रेजों को खोलने देंगे फैक्ट्री, और बीच रास्ते में हॉकिंस को भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो हॉकिंस बेचारा यहाँ पे जैसा आया था वैसा गया नहीं, आया तो चलते हुए था, गया पैक होके था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आप देखिए जो अमर सिंह है, अमर सिंह कौन है, महाराणा प्रताप के ही सबसे बड़े बेटे हैं, और इस टाइम तक इतने रिसोर्सेज मेवाड़ के पास नहीं थे, है ना। आप समझ सकते हैं हर कोई इतना ज्यादा दिलेर भी नहीं हो सकता, महाराणा प्रताप अकबर के सामने खड़े हैं तो जरूरी नहीं ना कि अमर सिंह भी उतना ही दिलेरी से कर पाए। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अल्टीमेटली लोगों को मुगल्स की सर्विसेज जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद जनता में भी बहुत तूतू होती है, ये भी एक फैक्टर जरूर है। अमर सिंह कहीं ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते उसके बाद, बट क्या कर सकते हैं जब रिसोर्सेज नहीं है तो व्हाट ही विल डू, सिंपल सी बात है, अननेसेसरी जनता और मार कर जाएगी जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है आप करने को। तो ये एक तरीका हमें देखने को मिला जहांगीर के रीजन के अंदर। फिर एक चीज और बता देता हूँ, एक और सिख गुरु जो है जहांगीर के कंटेम्परेरी हुए हैं, गुरु हरगोबिंद जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा ग्वालियर से जितने भी लोग हैं, ग्वालियर का जो किला बना हुआ है, ग्वालियर का जो किला बना हुआ है, ग्वालियर सॉरी ग्वालियर नहीं दिया, ग्वालियर फोर्ट जो है ये किसको डेडिकेटेड है, एक तरह से गुरु हरगोबिंद सिंह को। ये गुरु गोविंद सिंह नहीं है, गुरु हरगोबिंद सिंह है ना, बहुत डिफरेंट। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु है, 6th के, गुरु हरगोबिंद सिंह जो है वो 6th गुरु है। अब इसकी भी एक कहानी मैं आपको बता देता हूं जहांगीर के टाइम की है। अब देखो चर्सी वगैरह तो रहता है, बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो चुका है, और अगर इनको कोई एचआईवी जैसी बीमारी भी हो जाती है तो कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है इनको, क्योंकि इनका आपको पता ही हाल तो है, उस टाइम पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह भी नहीं रहती थी, तो सोचो कि क्या ही करते होंगे, और जो इनको नजर आ जाती थी उसी पे नजर गड़ा लेते थे। और ये एक बड़ी फनी सी चीज, आप क्या कर सकते हैं इस चीज में। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो है बहुत बीमार रहने लग गया था, तो इसको किसी ने इसी के पैगंबर ने, है ना, किसी मुस्लिम पैगंबर ने बोला कि एक्चुअली इसने क्या कर दिया था, कुछ 52 राजा थे उनको कैद करके रखा था ग्वालियर के फोर्ट में, और इसने गुरु हरगोबिंद जी को भी जो है कैद कर दिया था वहां पे। अब सोचो कि ग्वालियर के फोर्ट में सब कैद है, अब यहाँ पे जो है इसके कोई पैगंबर इसको बोलते हैं कि भैया तुम जो है तुमने किसी पैगंबर को ही कैद करके रखा, उसको छोड़ दो तो तुम्हें बुरे से सपने से आने और तुम थोड़ा सा बीमार रहना जो है तुम्हारा कम हो जाएगा। तो इसने डिसाइड किया कि ठीक है गुरु हरगोबिंद को जो है मैं छोड़ देता हूं। तो उनको बोलते कि भैया आपको छोड़ देते, लेकिन उन्होंने जो है छूटने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया ये जो 52 लोग मेरे साथ हैं इनको भी छोड़ा जाए। तो ये बोलता कि नहीं भैया ऐसे कैसे छोड़ देते, तो वो बोलते ठीक है मैं नहीं जा रहा बाहर फिर। तो अब देखो कि उन्हीं के पापा को इसने कितने तसीहे दिए सोचो, और अब उन्हीं को छोड़ना भी पड़ रहा है, कितनी वियर्ड सी बात। आपको देखो कहीं ना कहीं शायद गलती का रियलाइजेशन होगा इसको अंत समय में, यही समझ लीजिए। तो अब जो है फिर उनको ये बोलता है कि ठीक है आप ऐसा करो कि एक बार में जितने भी राजाओं को बाहर लेके जा सकते हो ले जाओ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने फिर जुगाड़ लगाया, और गुरु हरगोबिंद सिंह ने जो अपना जो एक वस्त्र जो होते हैं एक कोट सिलवाया जिसके ऊपर 52 लड़ियां लगवा ली यूं करके, है ना। तो 52 लड़ियां लगवा ली और सब लड़ियों को, सब राजाओं को बोलते एक लड़ी पकड़ लो, तो खुद बाहर आए तो वो बाबर के बाबर राजा भी बाहर आ गए, बेसिकली दिमाग से जो है उनको सबको बाहर निकलवा दिया। सो ये एक स्टोरी है, तो ये भी जो है आप याद कर सकते हैं, इन स्टोरी से आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी, ठीक है भाई। ये हो गया। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करता हूं जहांगीर के टाइम की, तो आप देखिए कि ये जितने भी मुगल्स थे ये एक खास चीज का इस्तेमाल करते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, पेट्रे ड्यूरा मेथड का, ठीक है। पेट्रे ड्यूरा मेथड में क्या होता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जैसे पत्थर होते हैं ना, जैसे चमकीले पत्थर होते हैं, रंग बिरंगे चमकीले पत्थर, वो दीवारों पे जड़ दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फूल बूटियां बना दी, दीवारों पे जड़ दिए। और कुछ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुरान की आयतें भी लिखते थे। ये देखो ताजमहल पे भी आप देखेंगे तो कुरान की आयतें हैं। एक राइटर ने तो ये लिखा कि मैंने जब ताजमहल की आयतों को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर से खुदा ने जैसे आयतों को भेजा है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है ना, तो ऐसा उस राइटर ने बोला है। एनीवेज वो जो भी है, बट ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत बारीकी से काम ये करवाते थे। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे फ्लोरल डिजाइन, जमीनों पे भी बहुत ज्यादा डिजाइन बनवा रहे हैं, दीवारों पे भी डिजाइन बनवा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसको अनाप शनाप इस्तेमाल किया जा रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी, ठीक है भाई। इसके अलावा इसने क्या बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया है लाहौर के अंदर, उसके अलावा शालीमार और निशात गार्डन बनवाया कश्मीर के अंदर, और इसने ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सबसे पहले क्या शुरू किया, हेलो और डिवाइन लाइट्स का सिस्टम। अब आप सोचेंगे हेलो डिवाइन लाइट्स का मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, आप देखो इसके बादशाह के पीछे देखो सर के एक सूरज दिख रहा है आपको, ये हेलो और डिवाइन लाइट्स, यानी कि जैसे अगर हम अभी आज की डेट में भगवानों की फोटो बनाते हैं, आप किसी भी भगवान की फोटो उठा के देखिए तो आप देखेंगे पीछे से सूरज की किरणें निकलती हैं, यानी एक प्रकाश आ रहा है। तो वो एक तरह से ये दर्शाता है कि ये भगवान है। तो बेसिकली अपने आप को कहीं ना कहीं मोनार्क जो लोग हैं वो भी अपने आप को, मैंने बोला ना, वो हमेशा से मोनार्क्स की आदत रही है कि खुद को एक भगवान का दर्जा जरूर देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो भगवान बन रहे हैं ये भाई साहब अलग से यहाँ पे। तो वो हमें देखने को मिलता है, बड़ा फनी फनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये अलग ही आइटम है भाई, ये मतलब लोंडे भरे हुए हैं, उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, जनता को मरवा रहे हैं, पता नहीं किस किस का क्या सत्यानाश कर रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि लोग इनको भगवान भी समझ ले। मतलब मैं बोल रहा हूं कि हाइट्स हैं, कि हाइट्स, ठीक है, जर्सी कहीं के, तो अब इसको भगवान समझ लो तुम। ये देख लो, ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई, कोई पूछ ले तो बता देना। इसके बाद आप देखिए कि इसने क्या बनवाया है, बेगम शाही मॉस्क बनवाई है। ये कहां बनवाई है, इसने लाहौर में बनवाई है ना। अब ये किसको ऑनर करने के लिए बनवाई है, अपनी मम्मी को ऑनर करने के लिए बनवाई है। इसके अलावा अगर बच्चा ताज की बात करेंगे, हां जी बच्चा ताज महल या बच्चा ताज भी है, ये इत्माद उद्दौला का टॉम्ब है। ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, ताजमहल में जाओगे क्या मिलेगा, वहां पे कब्रें मिलेगी, है ना, उधर शाहजहां की होगी, उधर मुमताज की होगी, उसकी कहानी भी हम आगे बात करेंगे, है ना। खोल के मत देख लेना कि अंदर सच में है शाहजहां की नहीं है, थारी ऐसी कैसी होती है, अगर उठ खड़ा हुआ वहां से तो फिर तुमको भागना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए चुपचाप से दूर से देख लेना जो देखना है। अच्छा मजा आ रहा है इनको, दमदार स्टोरी है भाई, दमदार है। कौन है ये, किसने किसको क्या बोल दिया, मत करो यार, उल्टी पुल्टी बातें मत करो यार, लड़कियां परेशान हो जाती हैं। ये देखो लौंडे कितने भरे हुए, इनको मौज सूझ रही है, मजे आ रहे हैं यहाँ लोगों को, ले लो मजे ले लो तुम लोग, है ना।
चलो इत्तेमाद-उद-दौला का टॉम यहाँ पे बनवा दिया गया है। इसके बाद आप देखिए पेट्रा ड्यूरा मेथड तो है ही है और आगरा में ये बनवाया है, तो आगरा में बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर कभी घूमने जाएं तो आगरा फोर्ट भी है और बच्चा ताज तो मैंने बता दिया, और ये बिल्कुल ताजमहल का आप छोटा ब्लूप्रिंट इसको समझ सकते हो। इसी का बड़ा जो रूप है वो ताजमहल है, यानी शाहजहां इसी से इंस्पायर होकर जो है बड़ा ताजमहल बनवाया था। ये सब ताबूत है, यहाँ पे गार्ड रखे हैं नीचे, तो जाके खोल के देख लेना जिसको मन करे, ठीक है। और इसी को जो है ज्वेल बॉक्स बोला जाता है। मैंने वही तो बोला कि इसको खोल लेना, कई बार किसी को मिल जाता है ना सोने का संदूक मिल जाता है कि भैया इसके अंदर तो कुछ ना कुछ होगा, और कई बार बंदा खोलता है अंदर से नाग निकलता है, यूं फन फैलाया, तो यही है इनके अंदर। ज्वेल बॉक्स केवल नाम की चीज है, खोल के मत देख लेना, अंदर से उठ जाएगा तो मादुदौला, फिर थारी ऐसी करेगा, तलवार के पीछे पड़ जाए थारे, तो इसलिए मत लेना पंगे, ठीक है। इसी को ड्राफ्ट ऑफ ताजमहल भी बोला जाता है। फिर एक ये पेपर में क्वेश्चन आया है सराय नूर महल के ऊपर, ये जो है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जालंधर के अंदर, पंजाब के अंदर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है नूर महल के लिए डेडिकेटेड है, तो 1618 में बनवाया। ये पेपर में लेटेस्ट ही पूछा गया सवाल है, तो आप उत्तर मार्क कर देंगे अगर पूछा जाएगा आगे। अब देखो कि जैसे हम बोलते हैं कि शाहजहां जो है उसका अलग शौक है मॉन्यूमेंट बनवाने का, तो जहांगीर का शौक क्या हो सकता है? अभी मैंने बोला ना पीछे से ये डिवाइन लाइट्स दिखाता था, कहां दिखाएगा? क्या इसके पीछे कोई लट्टू लेके खड़ा रहता था? मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या था ऐसे माचो मैन दिखाता था, है ना? ये ऐसे चल रहा है, ऐसे करके भाई साहब कितना अजीब लगेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पेंटिंग्स में दर्शा रहा होगा। नेपोलियन क्या करता था? नेपोलियन अपने आपको एकदम ऐसे माचो मैन दिखाता था, है ना? जाता था घोड़े पे ऐसे झुक-झुक के और दिखाता था कि यूं करके ऐसे तलवार से फतह कर रहा है वो, है ना? तो वो ऐसे ही काम ये करता था, है ना? तो ये अपनी बहुत बढ़िया सुंदर-सुंदर फोटोज बनवाता था। तो तुम्हें पता है अंग्रेज इस टाइम पे आ गए थे, तो वो हो सकता है कोई कैमरा दे दियो कि ये लो भाई तुम निकॉन का कैमरा और बड़ी-बड़ी फोटो खींचो। तो कभी ये मेहरून ईसा की खींचता होगा और कभी उसे अपनी खिंचवाता होगा। फोटो, मैं फोटो की बात कर रहा हूं भाई, फोटो की बात कर रहा हूं। तुम लोगों का दिमाग अलग चलता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा शोया प्रोडक्शन भाई साहब 20 रुपए दे दी, किसी ने दे दी, ये तो ज्यादा मैं इतना एंटरटेन कर रहा हूं, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, तुमने टिकट लगा दी ना। बोलते बाबर नाम का क्या नाम था? वो तुझे के बाबरी की बात कर रहे हो क्या? कहा होगा तुमने? हो जाएगा। नाग देख के डर जाएंगे सब। ये मैं बोल रहा हूं, हमारी क्लास में जो बंदे आते हैं ये अलग ही भरे हुए लोग हैं, इनका दिमाग उल्टा-पुल्टा ज्यादा चलता है यहाँ पे। तो ऐसा ही यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, पेंटिंग्स जो है बनवा रहे थे एक दूसरे की, ठीक है। तो एक दूसरे की फोटो खींचे जा रहे थे। तो पेंटिंग जो है अपनी ग्लोरी पे कहां जाती है? जहांगीर के टाइम में जाती है। आज के बाद ये खींचने वाले से तुम कभी भूलोगे नहीं। फिर इस भाई को अभी तक चैन नहीं आया था, इसने एक जंजीरे अदल भी बनवाई आगरा फोर्ट के बाहर। अब आप सोचोगे कि आगरा फोर्ट के बाद जंजीरे अदल क्या होती है? इसने ये था घंटू, इसी ने बनवा दिया एक बहुत बड़ा घंटा, ठीक है। तो इतना बड़ा घंटा इसने जो है किले के बाहर लटका दिया और वो लटक रहा यूं करके घंटा इसका, ठीक है। तो अब ये बोलता था कि भाई जिसको भी कोई दुख तकलीफ है तो आके 3 बार इसका घंटा खड़का देना, यूं करके 3 बार खड़काओगे इसका घंटा से बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये इसको बोलता था चेन ऑफ जस्टिस कि भैया कोई भी बंदा जिसको बहुत दुख तकलीफ है, जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, वो आके मेरा घंटा बजा देना, पर बजाना तुम्हें 3 बार पड़ेगा। जब 3 बार बजाओगे तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। एक बार में मेरा काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद जो है बंदा बाहर आता था ये और फिर जो है इंसाफ सुनाता था कि धन्यवाद भाई 3 बार तूने घंटा बजाया, बहुत मजा आया। अब बोल कि तुझे चाहिए क्या है, ठीक है। ठीक है 50 के अच्छा धन्यवाद भाई धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया मजे आ रहे हैं, बेस्ट क्लास चल रही है ना। शाहजहां का घंटा एक्चुअली भाई अभी तो तुम चलते जाओ देखते जाओ। अच्छा इसी के घंटे को सोने में किसने मढ़वाया था? ठीक है, ये जो इसने घंटा बनाया था जागीर ने, उसको सोने में मढ़वाया था इसी के लौंडे ने, शाहजहां ने, ये समझ लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये एक हो गया। और इसने जो इसने जो है इसको इट वाज इंस्टॉल्ड इन द स्टोन फोर्ट लोकेटेड एट शाहबुर्ज यमुना कोस्ट पे, ठीक है। तो इसने जो वहां शाहबुर्ज के अंदर जाके उसको मढ़वा दिया था कि आज के बाद मेरा घंटा कोई ना बजाएगा, ठीक है। शाहजहां ने बोला था। तो ये सब काम घंटे वाली सीन के थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और उसके बाद 1615 में थॉमस रॉय था। हॉकिंस को तो ये नहीं दे पाया था फैक्ट्री बनाने की परमिशन, पोर्टुगीज का बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन थॉमस रो को दे देता है, वो जैसे तैसे करके इसका ले जाता है, ठीक है भाई। तो जहांगीर ने एक खास बात और रखी थी भाई साहब, खुद तो जैसी था बहुत बढ़िया लगता था, यूं करके मुंह में डाल देता था ये, लेकिन यहां पे आप देखो कि तंबाकू को बैन करके रखा होता है कि दूसरा नहीं कोई खाएगा। ऐसी और जब भी देखना अपने कोर्ट में सब म्यूजिशियंस को बाहर भगा देगा, तुम्हारा क्या काम है, और खुद बैठ के बीना बजाता रहेगा, टन 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 रहा है। तो ऐसे ही थे ये 2 नंबर के दोगले इंसान। चलो उसके बाद आप देखिए कि ये लेटेस्ट के पेपर में क्वेश्चन आया है परवेज शाह के बारे में। ये भी किसका बेटा है? जहांगीर का ही बेटा है। इसने बनवाई है पत्थर की मस्जिद। तो ये पेपर में पूछा गया था पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई है? तो परवेज शाह ने बनवाई है। अब देखो इसमें ही जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो अलग-अलग तरीके से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। या तो उल्टा करके पूछेगा परवेज शाह ने क्या बनवाया है, तो आप बोलोगे पत्थर की मस्जिद। दूसरा बोलेगा किसका बेटा है? तो जहांगीर का बेटा है। तीसरा कौन सी नदी के तट पे बनवाया है? ये तो गंगा नदी के तट पे पटना बिहार में बनवाया है। और कब बनवाया? 1621 में। तो मैंने एक्चुअली में ये नहीं किया कि जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है केवल उतना ही करवा के छोड़ दिया। मैंने क्या किया, उसके अगल-बगल की चीजें भी ऐड कर दी ताकि हर बच्चे को सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी आपको छूटे ना। तो ये सारा का सारी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ऐसी-ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी बारीकियां हैं जो मैंने कवर कर दी हैं सेशंस के अंदर, यानी आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे तुजुके बाबरी थी, बाबर की तुजुके जहांगीरी है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पैर लगाता था उसके बाद उल्टा रहता था। तो अब जब कलम चला रहा था तो कलम कहां जा रही है और ये कहां जा रहा है आपको पता ही लग गया होगा ना। तो कागज के बाहर ही लिख देता था और सबके सब टेबल खराब कर दिए इस आदमी ने। उसके बाद नूरजहां ने इसके सामने एक आदमी अपॉइंट कर दिया कि आज से बादशाह तुम्हें अगर मैंने कलम उठाते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम अपनी कलम अपने पास रखोगे, तुम अपनी कलम को नहीं उठाओगे। तुम उसको उठाने के लिए एक अलग बंदा दे दिया इसको। उस बंदे का नाम क्या था भाई साहब? उस बंदे का नाम था मुतामिर खान। ये जो मुतामिर खान है इसी ने बेसिकली वो लिखी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये है तो पर्शियन लैंग्वेज में पूरी। और अगर कोई पूछ ले कि ये जो मुतामिर खान था इसी का ही एक बंदा जिसने पूरी लिखी है। अब वो वैसे देखो ऑटोबायोग्राफी हमेशा इंसान को खुद लिखनी होती है, बट नहीं लिखी गई, अगले से किसी को अपॉइंट कर दिया तो वो उसका रियल नाम है इकबाल जहांगीर, इकबाल नाम है जहांगीर है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। बट असली में अगर कोई ऑटोबायोग्राफी पूछेगा तो फिर तुझे जहांगीर का नाम देंगे और मुतामिर खान ने जो उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया था उसका नाम हो जाएगा इकबाल नाम है जहांगीर, ठीक है। इसके बाद काफी समय तक जद्दोजहद करते हैं, मौज लूटते हैं, है ना, लुत्फ उठाते हुए जहांगीर जो है लुढ़क जाता है। अब जब लुढ़क जाता है तो कहां जाएगा? इसका टॉम्ब में जाएगा। अब टॉम्ब इसका कहां पे है? शाहदरा में है, शाहदरा बाग के अंदर जो है इसको दफना दिया गया नीचे। और ये कहां पे? लाहौर में है, ठीक है। और नदी का तट पूछेगा तो रावी नदी के तट के पास ही। आप देखो कि यहीं पे ही इसने गुरु अर्जुन देव जी को नदी के तट में जो भाया था और यहीं पे इसको गाड़ दिया गया जाके, ये देखो। चलो अब इसके बाद जैसे ही ये लुढ़कता है अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, उसमें अभी हम नहीं घुसेंगे, है ना। तो वो सब चीजें जैसे खुसरो वगैरह को देखिए, वहां भी बहुत सारे पॉलिटिक्स है, बट उसमें मैं नहीं घुस रहा हूं, सीधे सीधे शाहजहां पे आ रहा हूं। काम की चीज पे आते हैं, वो पेड कोर्स में मैंने सब कहानियां बता रखी है, आपको कहानियां सुनिए तो उसमें सुन लेना, ठीक है। तो अब अगला जो लौंडा इसका बनता है शाहजहां बनता है 1628 में से लेकर 1658 तक में इसका पूरा राजपाट है शाहजहां का। शाहजहां का असली नाम क्या है? खुर्रम है, ठीक है। तो वैसे तो घोड़े के खुर होते हैं, तो ये भी आप घोड़े के खुर से समझना कि यही है वो खुर्रम, ठीक है। तो अब देखो कि इस चूरमे का नाम जो है असली में शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ये है। अब पेपर में को पूछ लेगा तो उत्तर दे देना, यहाँ मौज लूट रहे हैं यार, है ना, ठीक है। कलम से कली नहीं निकलनी चाहिए भाई, यार बंदे यार क्या क्या चीजें बोलते हैं, मेरी ऐसी छूट जाती है यार, है ना। मतलब इन लोगों के कमेंट सुन के ना मैं पागल हो जाऊंगा, क्या क्या लिखते हैं ये। चलो बढ़िया है। इसके बाद देखो कि इसकी बीबी जो है
उसका नाम कई बार रियल वाला नाम आपको तो शायद मुमताज ही पता होगा, लेकिन मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो था। अब देखो कि इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। शाहजहां का भी जो है पूरा खेल अलग ही ग्लोरी में चल रहा है। देखो कि मुमताज ऐसा बोला जाता है कि इसके 14वें बच्चे की मम्मी बनती है, और जब ये राजा बनता है तो उसके 3 साल के बाद लुढ़कती है वो, और देखो कि इतने बच्चे पैदा कर चुका है, तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि रानियों की कमी है, तो बार-बार उसी को प्रेग्नेंट करते हैं भाई। इतना लौंडा भरा हुआ है कि हां जब तक ये नहीं मेरे 100 सैकड़ा लगाना चाह रहा था, एक और पांडव पैदा कर रहा था क्या, मतलब 100 करोड़ पैदा करेगा, पांडव तो चलो अलग चीज हो गया, तो इसका अलग ही टारगेट चल रहा था, मतलब ये हाई एक्सपेक्टेशन लगा रही थी शायद इसने अर्जुमंद बानो से, तो वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए वो लुढ़क गई बेचारी। और ऐसा बोला जाता है कि लुढ़कने से पहले उसने बोला कि तुम भैया अगर तुम आगरा में जाओगे तो सुन लेना, वो भी ऐसी गाइड जो है ये कहानी सुनाती है कि तुम दूसरी शादी मत करना, और दूसरा मेरी याद को कुछ बढ़िया सा बनवा देना। अब ये देखो भाई साहब, इसमें अलग ही खेल चलता है। ये क्या करता है कि ठीक है भाई, अब याद में क्या बनवाऊंगा मैं, ताजमहल बनवाऊंगा, तो उससे पहले उसने उसकी पूरी बॉडी को पेस्ट पुश करके कहीं अलग जगह पे दफना के रखा हुआ था कि जब ताजमहल रेडी हो जाएगा तब उसमें गाड़ दूंगा जाके। तो ये जो भाई साहब इसने अपनी पूरी धनदौलत जो है ताजमहल बनाने में लगा दी। ठीक है, आज जाके देख लेना, आगरा महल के आगरा के अंदर जाके देख लेना, ताजमहल तुम्हें दिख जाएगा, दुनिया का अजूबा है ना, 7वां अजूबा यही है शायद। तो 8वीं अपनी जोड़ी, थोड़ी से भी ना टूटेगी धर्मवीर की जोड़ी। कुछ लोग समझ पाएंगे इस कहानी को, है ना, धर्मवीर मूवी जिन्होंने देखी, बहुत तगड़ी मूवी थी, बचपन में किसी ने देखी होगी तो ठीक है भाई, ठीक है। बिल्कुल अच्छा बुरा लग रहा है तुम्हें बेगम के लिए, ये देखो ये लड़की है और इसने खुद इस चीज को मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया कि इसको भी बेगम के लिए बुरा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं भाई, एक पे टिका नहीं रहा था, एक के बाद एक पूरा क्रिकेट टीम बनानी थी, उसको उसने बना ली क्रिकेट टीम कि उससे भी ज्यादा इसने एक्स्ट्रा प्लेयर भी, ये इसका टारगेट एक्स्ट्रा प्लेयर भी रख रहा था, मतलब 11 तक भी रुक सकता था, लेकिन इसने बोला नहीं मैं एक्स्ट्रा प्लेयर भी रखूंगा कि एक आध अगर पवेलियन में चला गया तो अगले को रेडी कर दूंगा यहाँ पे, है ना, अलग मजे चल रहे हैं, मौज लूट रहे हैं ना, बस बादशाह है। तो अब देखो कि ताजमहल भी बनवाता है, और ताजमहल में कितनी साल लगा देता है, और वहां पे जो है बाद में जाके ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल के बाहर जहां अंग्रेज बैठ के फोटो नहीं खिंचवाते, वहीं पे बैठ के देखा करता था, अच्छा आज इसने एक ईंट लगा दी, ओ कल को दूसरी लगा दी, है ना, तो रोज बैठ के यही काम किया करता था। उधर देखो भाई साहब कितना पूरी प्रजा बेचारी परेशान चल रही है, ये भाई लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे, ताजमहल पे पूरे पैसा फूक रहा है, और ऐसा बोला जाता है कि इतने में से दिल नहीं भरा था, एक काला वाला ताजमहल और बनवाना था इस लौंडे ने, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि इस हिसाब से ये तो अपनी 70-80% तो संपत्ति लुटा ही चुका है ताजमहल में, जो बची कुछ 20% ये भी लुटा देगा। इसके बाद औरंगजेब ने सोचा कि मैं राजा बन भी गया तो मैं राजपाट चलाऊंगा कैसे, उसने इसको बड़वे को उठा के ना सबसे पहले तो क्या किया कि तुम आज के बाद कुछ नहीं बनाओगे, है ना, तुम जो भी चीज को हाथ डालते हो तुम सारा पैसा उसमें लगा देते हो, है ना। हमारा भी सोच रहा हम भी बच्चे हैं तुम्हारे, है ना, तुम सोच ही नहीं रहो कि हां अब्बा जान सोचेंगे हमारे बारे में, सोचेंगे नहीं सोच रहे अब्बा जान को बड़ी ताजमहल बनाना है, अब काला बनाएंगे इसके बाद, है ना। तो सोचा था कि मुमताज गाड़ दूंगा उधर मैं कर जाऊंगा, है ना, तो ऐसा सोच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली औरंगजेब ने इसको वहीं ताजमहल के अंदर ही गाड़ दिया, है ना। तो दोनों को, मुमताज और इसको दोनों को गाड़ दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं ताजमहल में जाओ कभी तो अंदर जाके खोल के मत देख लेना, ऊपर तो नकली है कमरे, नीचे जाओगे तो नीचे कभी भी जाने देंगे, तो नीचे जाके खोल के देख लेना अंदर से कहीं खड़ा हुआ तो, अगर किसी का दिल हुआ तो। चलो इसके बाद देखो मोनुमेंट जो है फुल ग्लोरी पे जाएंगे, इसी के टाइम में बोल रहा हूं सारा पैसा जो है मोनुमेंट बनाने में लगा रहा है, युद्ध जाता कोई लड़ना नहीं है, वैसे भी अब कोई लगभग स्टेबल है सारी गवर्नमेंट, तो ज्यादा टेंशन है नहीं इसको, और इसी को गोल्डन एज बोल सकते हैं। किस चीज की गोल्डन एज, आर्किटेक्चर की गोल्डन एज बोल सकते हैं इसके टाइम को। अब जहांगीर को सक्सीड करता है कब, 1628 में, और इसी ड्यूरेशन में ही, इसी के 3 साल के बाद जो है मुमताज की डेथ होती है, आपको समझना है। एक सिटी का निर्माण करवाता है शाहजहानाबाद, और बाद में अपनी कैपिटल को आगरा से वहां शाहजहानाबाद में भी शिफ्ट करता है। ये शाहजहानाबाद दिल्ली के एरिया में, ओल्ड दिल्ली टाइप मान लीजिए। इसके बाद आप देखिए इसका इसके पूरे जीवनकाल में कुछ ज्यादा बैटल्स तो नहीं है, एक मोटा मोटा देखा जाए तो पोर्टुगीज के साथ एक बैटल है बंगाल के अंदर, है ना, हुगली का बैटल है। ऐसा बोला जाता है कि वहां पे उन्होंने जो है इसने अलाउ किया था उनको, जैसे मान लो कि ठीक है आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत असला बारूद भरना शुरू कर दिया था, फिर इसने बंदे भेजे, बहुत अच्छी चीज ने, है ना, क्योंकि पोर्टुगीज भी बहुत तेज चल रहे थे, तो उनको जो है पहले तो वहां पे पीट के भगाया और बोला कि आज के बाद असला बारूद रखा तुम्हारे को बहुत छेदेंगे, है ना, निकलो यहाँ से, तो सबको निकाल दिया वहां से। तो ये बहुत बढ़िया चीज थी इसने। चलो इसके बाद देखो कि औरंगजेब जो है इनको अरेस्ट करके कहां रखता है, मैंने अभी बताया ना, इसको अरेस्ट भी कर लेता है ना, कि ये भाई साहब पैसे लुटाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, लौंडा लौंडा परेशान होगा ना कि मेरा करियर तो खराब कर रहा है अपने ताजमहल के चक्कर में, तो इसीलिए उसको आगरा फोर्ट में क्या करवाता है, ये अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं। इसके बाद वहीं पे इसने खिड़की से रखी थी औरंगजेब ने, इस खिड़की से तू रोज देख लेना ताजमहल को अपने को चुपचाप से यहाँ पे बैठा रहे, बुलाओ आज के बाद यहाँ से जाने ना दूंगा तुझे। फिर इसके बाद ये डेथ हो जाती है 1666 में शाहजहां की, और अब जो है अगेन एक वॉर ऑफ सक्सेशन में देखने को मिलेगा औरंगजेब में और उसके भाई, वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको वो चीजें बस एक हिट कर रहा हूं। फिर आप देखिए कि कोर्ट आर्मी हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड, अब मैंने बताया कि शाहजहानाबाद में जो है शिफ्ट करता है, और शाहजहानाबाद किस नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, इवन आप अगर ताजमहल को भी देखते हैं तो वो भी वहीं पे हमें यमुना नदी के तट पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो है ये भी मैंने बताया कि जो अर्जुमंद बानो वो कब डेथ होती है उसकी, तो 3 साल के बाद जब ये बन जाता है, उसके 3 साल के बाद 1628 में ये बना 29 30 31 यानी कि 1631 में जो है उसकी डेथ हो जाती है, 3 साल के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अब इसके दो बेटों के बीच में जो वॉर ऑफ सक्सेशन होने वाला है अल्टीमेटली, है ना, तो वो वहां पे होना है, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, तो ये सब चीजें हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और बैटल ऑफ खजवा, बैटल ऑफ देवराय, तो ये जो अल्टीमेटली होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में आगे चल के, और फाइनली जो औरंगजेब जो है वो जीत जाएगा और वो अपने आप को गद्दी पे बिठा लेगा, है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम इसका चलेगा। अच्छा सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन कौन सी चला रखी थी भाई साहब ने, अंडर शाहजहां सैल्यूटेशन 4 तस्लीम, और दूसरा है जमीन बोस, है ना। सिर्फ इतना सा भाग मत पढ़ लेना, है ना, क्योंकि हमें पता है हमारे क्लास में लोग भरे हुए हैं, इतना सा पार्ट मत पढ़ लेना, पूरी भी पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो, है ना। ये नहीं था कि शाहजहां को जाके चुम्मी ले ली, ऐसा नहीं हो रहा था भाई साहब, सिर्फ इतना सा पढ़ोगे तो तुम यही बोलोगे शाहजहां की चुम्मी लेनी है भाई, ग्राउंड पे यूं करके किस करना है, ठीक है भाई। पता लगे कि तुम कभी उसके पीरियड में चले गए और जाके ये कर दिया, उसके बाद सोचो शाहजहां तुम्हारा क्या हाल करेगा, एक ताबूत बनवा देगा और वो दूसरा ताजमहल भी बना देगा, ठीक है। चलो बादशाहनामा का ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया भी पिछले 1-2 साल के अंदर आया है। बादशाहनामा किसने लिखी है, अब्दुल हमीद ने लिखी है, जो इसी का कोर्ट हिस्टोरियन था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप देखिए कि इसी का एक बेटा है दाराशिको, एक औरंगजेब हो गया, एक हो गया दाराशिको, तो इनके बीच में सारी बैटल चल रहे हैं दोनों के बीच में। तो दाराशिको जो है ऐसा बोला जाता है कि हिंदू धर्म के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता था, लेकिन अगेन जो औरंगजेब ज्यादा एंबिशियस था, वो कहीं पे भी चलने नहीं देना चाहता था, और सबसे पहले तो उसने उस टाइम पे जब दाराशिको कोर्ट के अंदर नहीं था, वो कहीं बाहर था, तो इसने सबसे पहले क्या किया औरंगजेब ने, इसको कैद किया, ठीक है, शाहजहां को। और जब वो आता है दाराशिको तो उसको भी जो है उसके पीछे बंदे लगा दिए, लड़ाई हो रही है वहां पे, फिर उसको भागना पड़ रहा है वहां से, फिर वो जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है, लेकिन वहां भी जो है उसको हरा देता और मार देता, और अल्टीमेटली जो है दोबारा से अपनी कोरोनेशन करवाता है। एक बार शाहजहां को कैद करके अपनी कोरोनेशन करवा रहा है, राज्याभिषेक करवा रहा है, उसके बाद जो है अपने भाई को मारने के बाद भी जो है फिर से अपनी कोरोनेशन करवा रहा है। इसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी शायद औरंगजेब को, इसे लग रहा था कि नहीं भाई अभी तक मैं अच्छे से राजा नहीं बनाऊं, अब जब इसको लुटा दूंगा ना एक और जो हकदार है सिंहासन का, तब मैं अच्छे से राजा बन जाऊंगा, तो ऐसे करके राजा बन जाता है, ठीक है। तो एल्डेस्ट सन जो शाहजहां का वो है दाराशिको, वही वारिस था उस सिंहासन का, ये भी आपको समझना है। और इसने एक काम किया था, भगवत गीता और उपनिषद को ना पर्शियन में कन्वर्ट किया, तो यहां से भी पता लग सकता है कि थोड़ा सा ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है हिंदू धर्म के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, दाराशिको को एक टाइटल दिया गया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। शाहजहां ऑब्वियस बात है सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए, दाराशिको के लिए उसके मन में, और उसको टाइटल देता है सुल्तान बुलंद इकबाल का, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल किसने किसको दिया, तो शाहजहां ने जो दाराशिको को दिया था, अपने बड़े बेटे को। शाहजहां नामा जो है ये किसने लिखी, इनायत खान ने लिखी है, कोई पूछ ले पेपर में तो बता सकते हो। इसके अलावा चंद्रभान ब्राह्मण जो है वो किसका कोर्ट पोएट है, ये भी पूछ सकते हो, तो शाहजहां का कोर्ट पोएट है। यानी कि अल्टीमेटली शाहजहां भी ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों से जो बहुत ज्यादा उनके साथ कोई खार खाए हुए या बहुत ज्यादा हुड़दंग मचा रहे, ठीक ठाक से रिलेशन सबके साथ बिल्ड कर रखे शाहजहां ने, बहुत ज्यादा परेशान अभी तक नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो बिजी ताजमहल बनाने में उसको ज्यादा टेंशन है ही नहीं है ना, वो मजे में अपना। तो चंद्रभान ब्राह्मण इसी का कोर्ट पोएट रहा है, और इसी ने चंद्रभान ब्राह्मण ने ही लिखा है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू पोएट्री भी लिखी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसको नाम दिया चार चमन। अभी चमन देखो चमन के आगे एक और सी लगा लो तो हम लोगों ने अक्सर वो शब्द सुना होगा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चमन से पहले सी लगा है, तो चार चमन है, चमन ऊ नहीं है, ठीक है भाई। चलो
इसके बाद आप देखिए आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आर्किटेक्चर इसके टाइम पे बहुत बहुत पीक तक गया है। तो इसने क्या बनवाया, शीश महल बनवाया है और मुसम्मन बुर्ज बनवाया है। और ये किस शेप का है, ऑक्टागोनल शेप का। इवन आप ताजमहल को भी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यूं होगा ताजमहल, ताजमहल ऐसा नहीं, ऑक्टागोनल शेप का ही आप देखिएगा एक बार ताजमहल को जाके, वो भी वैसे ही, ठीक है। तो ऑक्टागोनल टावर से ही सारे के सारे, ये शायद इसका 8 से कुछ ज्यादा ही प्यार था शाहजहां का में भी, है ना। तो 1631 से 1640 के बीच में ये दोनों बनके तैयार होते हैं। फिर इसने एक सिंहासन बनवाया था, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस को बोलते हैं पीकॉक थ्रोन, ठीक है भाई, मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं। ये कब बनवाया था, है ना, ये 1635 के आसपास इसने बनवाया था। और इसके अंदर देखो कि मयूर सिंहासन मोर की तरह दिख रहा है और बहुत बड़े-बड़े हीरे मोती अच्छे से जड़वा रखे थे इसके अंदर। और ऐसा बोला जाता है कि जब नादिर शाह ने भारत पे हमला किया, है ना, तो उस टाइम पे कौन है यहाँ पे भारत में राजा, मोहम्मद शाह रंगीला था ना। तो वो तो वैसे किसी काबिल नहीं था, वो तो नगर अवस्था में घूमता रहता था, वो लड़कियों के कपड़े पहन के आता था कोर्ट के अंदर, ऐसा बोला जाता है ना। और दूर दूर तक कहीं लौंडा दिखाई नहीं दे रहा, वो बोलता है यहाँ लड़की लड़कियां नहीं दरबार, वो मजे लूट रहा था अलग से, है ना। तो उसके टाइम में नादिर शाह आता है और यहाँ पे इतना हड़कंप मचाता है, बैटल ऑफ करनाल वगैरह होता है, हम लेटर नोवेल्स में पढ़ लेंगे। बट इतना ज्यादा तबाही मचाता है भारत के अंदर, सोचो कि उसके बंदे जो हैं कोई घर नहीं छोड़ते, हर घर को, दिल्ली की हर पूरी पूरी गलियां लाल की हैं उन्होंने, जितने भी पर्शियंस आए हैं। और आके ईरान से आया था ना नादिर शाह, और हर जगह से जो है लूटपाट है, हर घर से इन्होंने स्लेव सेक्स बनाने की औरतों को उठाया है ना। और जो जितने उनके गहने आभूषण, जिसके पास पैसा मिला, पैसे, हर चीज इन्होंने उठाई है। और जाके मोहम्मद शाह के पास भी जाके पूरा का पूरा उसका खजाना खाली करवाया, ये मैं आपको बता रहा हूं। जाके तलवार रखी और मोहम्मद शाह की पैंट गीली कर दी वहीं पे, और सारे का सारा खजाना जो है उसका, जितना भी मुगल का खजाना था, सारा का सारा लेकर चला गया है। और 1-1.5 महीना हो रहा है यहाँ पे, और अच्छे से लूटपाट की है उसने, ठीक है, बहुत हड़कंप मचा के रखा है उसने। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको, तो जाते हुए नादिर शाह अपने बेटे की शादी जबरदस्ती इसकी बेटी से करवा के गया है, मोहम्मद शाह की, ठीक है। तो यानी मुगल एम्पायर का कुछ खात्मा सही हो गया था, आखिरी के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। ये तो अभी नादिर शाह कोई अभी की बात नहीं है, नादिर शाह बहुत लेट में आएगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि राज सिंहासन जो इसने बनवाया पीकॉक थ्रोन, उसको लूट के नादिर शाह गया है। और ऐसा बोला जाता है कि वो जो कोहिनूर का हीरा है वो भी वही लूट के गया था, शाहजहां के पास अल्टीमेटली आता है, और वो जो है नादिर शाह उसको भी ले जाता है। और ये बोला जाता है कोहिनूर के बारे में जिसके पास रहता है वही तबाह हो जाता है। तो नादिर शाह अल्टीमेटली तबाही हुआ था, ठीक है। तो कुल मिलाकर नादिर शाह क्यों आया था भारत के अंदर और कितना पैसा लेके गया था, तो मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों का मानना है कि उस टाइम का 70 करोड़ रुपया जो भारत से लेके गया था, और कुछ का मानना है कि 90 करोड़ रुपया उस टाइम के हिसाब से। आप देखो कितने पुरानी मैं बात कर रहा हूं, इतना रुपया का जो है पूरा का पूरा अमाउंट कह लो या फिर जेवर कह लो या जो भी कह लो, इतना असेट्स जो यहां से ले गया था। आप ये समझते हैं गोल्ड हो या आभूषण हो, जो भी चीजें हो, चांदी हो, वो इस अमाउंट के अराउंड जो वो लेकर गया भारत से। तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि उसको यहां पे आने की क्या जरूरत है, इतना पैसा लूटने की क्यों जरूरत थी। तो वो इस तरफ यानी भारत की तरफ एक्सपेंड नहीं करना चाहता था। आप समझिए कि वो उस तरफ ईरान के आगे की तरफ, उस तरफ एक्सपेंड करना चाहता था। तो उसको उधर की कैंपेन के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए यहां पे आया था, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नगीना मस्जिद की मैं बात करता हूं, 1631 से 1640 एडी की बात है, ये बंगाली स्टाइल में इसने बनवाई है। और इसी को जैम या ज्वेल मॉस्क भी बोला जाता है। और ताजमहल का तो आप देखिए किसकी मेमोरी में, मुमताज महल की मेमोरी में बनवाई है। और 1631 को स्टार्ट हुआ और 1648 तक जो है ये चला। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 20 साल में कंप्लीट हुआ, कोई बोलता है 22 साल में, बट मैक्सिमम जगह पे 17 साल लिखा हुआ है। तो पेपर में जो है 17 साल के हिसाब से पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 17 साल लिख दिया। बट कितने भी साल में हुआ ये बन गया था ताजमहल अल्टीमेटली, ये आपको समझना है ना, जैसे तैसे। और उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान जो है इसके आर्किटेक्चर है, ठीक है। 50,000 वर्कर जो है यहाँ पे काम किए और 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। और बहुत सुंदर आपने देखा कि ताजमहल को बनवाया है। लेकिन यहाँ पे कई बार जो है ना लोगों को एक क्वेरी जरूर रहती है, उन्हें लगता है कि जैसे बोलते हैं ना हाथ काट दिए, तो लोगों को लगता है कि 50,000 आदमियों के शाहजहां ने हाथ काटे। सोचो 50,000 आदमी होते कितने हैं। अब रोज अगर देखो 100 के हाथ काट लेगा, 200 के काट लेगा, है ना। तो क्या बादशाह इतना खाली था कि वो सारा टाइम यही करता रहता था कि आज ले आओ 200 को, इनके हाथ काटेंगे, अगले दिन फिर 200 को ले इनके हाथ काटेंगे। और इतने सारे हाथों का वो कर क्या रहा था, माला बना रहा था कि कहां पे अपने सिंहासन पे रख रहा था, कहां रख रहा था उन हाथों को। अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो इतने हाथों का कुछ ना कर रहा था वो, है ना। हां ठीक है, मजा आ रहा है ना, ठीक है ठीक है। हाँ, ठंडी फिर से बढ़ गई है। तो मतलब तुम बोलना क्या चाह रहे हो इसमें, ठंडी बढ़ गई है, सर वैलेंटाइन भी आ रहा है, कोई बंदा मिल जाए, कोई बंदी मिल जाए, क्या चाहते क्या तुम, हैं? चलो इधर ध्यान दो, ठंडी बढ़ गई तो बढ़ गई, जाटा सब लग रहा है काम, बस मुंह से बनाए जाओ, पढ़ने के टाइम पे तारे मुंह बन जाए, शरीर पे जाटा लगने लग रहा है जी, उस तरह बात करा करो, जानू कहती कोई नहीं लगता कि जाटा है। चलो देखो इस तो कुल मिलाकर ये सब कहने की बातें हैं। अल्टीमेटली जब आप ताजमहल देखने भी जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि इसका ये मतलब है कि वो लोग जो है, सोचो कि अगर 17-18 साल तक ताजमहल ही बनाया जा रहा है तो उनको केवल जो एक्सपीरियंस रहेगा तो वो केवल ताजमहल बनाने का ही रहेगा। तो सोचो 17-18 साल में जो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है ना, आज देखिए 2 साल में चीजें चेंज हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो जितने भी लेबरर्स थे या मिस्त्री थे वहाँ पे, उनको और कुछ बनाना ही नहीं आता था, वो केवल इतनी ज्यादा बारीकी से ताजमहल का काम करते थे। सोचो अगर आप किसी का घर बनाने लगे तो वो उसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि नेचर में आ चुका है, बिल्कुल स्लो काम करना है, बारीकी से काम करना है। और ऐसी बारीकी वाली चीजें किसको चाहिए, केवल बादशाह लोग इसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, कोई आम जनता थोड़ी कर पाएगी। तो यानी कि वो लोगों का एक तरह से धंधा चौपट हो गया। तो हम इसको एक मुहावरे की टर्म में क्या बोलते हैं कि इसने तो भाई हाथ काट दिया, इसका मतलब होता है कि आपने उसका रोजगार खा लिया। तो शाहजहां ने इन सबका रोजगार खा लिया, ऐसा बोला जाता है। और अगर हाथ कटवाए भी होंगे तो इनके हाथ कटवाने का क्या मतलब है, वो इन आर्किटेक्ट्स के कटवाएगा। बट अगेन फनी बात यही है कि आर्किटेक्ट्स के भी हाथ कटवाने का क्या सेंस बैठती है, आर्किटेक्ट का जो है दिमाग चलता है, ठीक है। वो तो किसी को भी बता देगा कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर, इसको इतने मीटर बना, इसको इतने सेंटीमीटर बना। तो आर्किटेक्ट का गेम भी दिमाग वाला होता है। कुल मिला के बात ये है कि हाथ काटने वाली बात जो एक मुहावरे के तौर पे यूज हुई है कि उन सबका रोजगार शाहजहां खा गया, उसके बाद उन लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, ठीक है। ताजमहल बनाइए, उसके बाद क्या करेंगे बेचारे, कुछ काम नहीं मिला, जनता के बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद शालीमार बाग की बात करते हैं तो वो लाहौर में इसने बनवाया है, एंड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद जिसको आप ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो बनवाई है 1638 में बनवाई है। ये मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था शाहजहां। इसके बाद रेड फोर्ट, लाल किला है ना, लाली तेरे लाल की, तो ये लालू लालू सा था, तो इसने जो है लाल किला भी बनवा दिया 1638 से लेकर 1648 एडी के बीच में। और यहाँ लाल किले के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, प्रॉपर एक जैसे बादशाह रहते हैं वैसा ही किला बनवाया है ना। आप देखिए बाद में बहादुर शाह यहीं पे रहा होगा और जो अंग्रेजी से छीन भी लेंगे, बट अल्टीमेटली रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब चीजें जो है रेड फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसने जो है जामा मस्जिद भी बनवाई दिल्ली के अंदर, वो किसका बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो जो लाल चीजें हैं रेड सैंडस्टोन की बन रखी है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये बना कब 1644 से 1656 के बीच में। फिर जो पेट्रा ड्यूरा का मेथड जो है अभी मैंने बताया ना कि बहुत रंग बिरंगे पत्थर, कलरफुल पत्थर जो है वो गाड़ दिया गया था दीवार में, वो इसके टाइम में एकदम पीक पे था, क्योंकि भाई साहब करवाई वो काम रहा था। जब अलग-अलग आर्किटेक्चर वाला काम करवा रहा था तो obviously बात है कि ये सब काम करवा रहा था। और ये लास्ट स्केल पे यूज हुए हैं। और ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया, उसके बारे में आपको पता ही है, और वही उसका जो है सबसे पॉपुलर वो है अजूबा जो उसने बनवा दिया इतने टाइम में। इसके अलावा देखिए कि एक मोती मस्जिद के बारे में लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मोती मस्जिद जो औरंगजेब ने भी बनवाया और शाहजहां ने भी। अब देखो जो मोती मस्जिद शाहजहां बनवा रहा है वो व्हाइट मार्बल का कहां पे बनवा रहा है, वो आगरा फोर्ट में बनवा रहा है। ये किसने बनवाया, शाहजहां ने। लेकिन वहीं पे जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम औरंगजेब की बात करते हैं, उसने भी एक मोती मस्जिद बनवाया है, उसने कहां पे बनवाया है, लाल किले के अंदर बनवाया है, नॉट इन आगरा फोर्ट। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही उसी हिसाब से उत्तर देना है, गलत मत कर देना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। गुटका और समथिंग लाल बाल ये भाई अलग मजे में चल रहे हैं लौंडे। चलो अब जो टाइम आ रहा है औरंगजेब का 1658 से 1707 के बीच का, ठीक है। इसका असली नाम क्या है, क्या नाम है, मुही अल्लू पल्लू है, मुही अल-दीन मोहम्मद। वाह क्या औरंगजेब का नाम है। अपने आप को जिंदा पीर बोलता था, है ना। पीर वैसे जो है कोई तो बोल रहा है लुटने के बाद कि हां ये पीर पैगंबर था, ये खुद को बोल रहा है मैं जिंदा पीर हूं, यानी अपने आप को भगवान दर्शाना है एक तरह से। शाही दरवेश खुद को बोल रहा है, यानी कि अपने आप को एक तरह से सुपीरियर दिखाना है किसी भी तरीके से, ताकि लोग इनकी पूजा करें। इसके बाद आप देखिए वाइफ इसकी कई बार पूछ लिया जाता है कौन है, तो दिलरास बानो है। और अगर टाइटल उसका पूछ लिया तो रबिया उल दौरानी है उसका नाम। इसके अलावा 1658 के टाइम पे इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया शाहजहां को और अपनी कोरोनेशन सेरेमनी करवा दी, मैंने बताया था आपको। और 1658 से 1659 के बीच में जो है बैटल ऑफ धर्मत और देवराय होता है, जिसके अंदर ये दारा शुको को हरा के वापस से अपनी सेरेमनी करवाता है, कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है, राज्याभिषेक करवाता है। फिर आप देखिए 1659 में कोरोनेशन सेरेमनी फिर से करवा रहा है रेड फोर्ट के अंदर, दारा शुको को हरा के मैंने बता दिया। 1659 में ये नोरोज का फेस्टिवल भी एबॉलिश कर देता है, यानी कि लोगों के ऊपर देखो किस तरीके से कमांड चला रहा है कि अगर आप फेस्टिवल भी मना रहे हो उसको भी रोक देगा, म्यूजिशियंस को रोक देगा, एस्ट्रोनॉमर्स को रोक देगा, सबको रोकने का काम यही कर रहा है। 1667 में ये क्या करता है, एक फ्रेंच को जो है परमिशन दे देता है टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत, कि भैया तुम सूरत में एक फैक्ट्री बना लो। ये फ्रांस वालों को परमिशन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, जबकि जहांगीर किसको दे रहा है, ब्रिटिशर्स को दे रहा है, और ये फ्रेंच को दे रहा है।
फिर 1668 में देखो मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीर नामा लिखते हैं, जिसके अंदर ये इसके औरंगजेब के पहले 10 सालों का पूरा का पूरा विवरण देते हैं। इसके बाद 1669 में क्या होता है, ये बोली झरोखा दर्शन, पब्लिक ऑडियंस जो होती है ना, जैसे वो सब देख सकती थी, तो वो इन्हें बंद कर दिया ना, टर्मिनेट कर दिया जितने भी म्यूजिशियन थे यहाँ पे, जबकि खुद वीणा बजाता था पैप पैप करके, लेकिन यहाँ पे म्यूजिशियंस को डिमोटिवेट करके रख दिया, यानी कि ये बिल्कुल ही पसंद करता था कि भैया इनके ऊपर पैसा लगाया जाए, क्योंकि इनको चाहिए बस पैसा आए जाए ना किसी भी तरीके से। 1670 में इसने भाई साहब ने अबॉलिश कर दिया तुलादान सिस्टम, जबकि आप देखो कि अकबर ने जो है चीजों को अलग तरीके से देखा, उसने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की और डंडे का जहां जोर चलाना था वो भी चलाया, लेकिन ये भाई भी उस चीज में काबिल नहीं रहा, ये अलग ही चल रहा था, ठीक है। तो इसका भी सिस्टम अलग ही चल रहा था। नौरोज फेस्टिवल, नौरोज एक पर्शियन फेस्टिवल है दोस्त, ठीक है, आपको याद कीजिए बलबन का टाइम, मैंने वहां भी समझाया था नौरोज फेस्टिवल के बारे में। बलबन ने भी अपने कोर्ट के अंदर चलवाया था, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना फारसियों से लोग डरते थे, मैंने भी बोला ना, पर्शियन जैसे नादिर आया पर्शिया से, कितना हाहाकार मचाया उसने भारत में, है ना। तो वैसे ही आपको समझना कि बहुत ज्यादा डरते थे। जब नादिर वापस जा रहा था ना, तो सिख उसके पीछे लगे थे, तो रोज जो है इसको तंग किया करते थे, जब तक कि अपनी पूरी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर गया था, तो रोज इसका थोड़ा थोड़ा खजाना लूटा करते थे, है ना। तो ऐसे ही है। फिर उसके बाद 1675 की बात करते हैं, तो 9th सिख गुरु जो गुरु तेग बहादुर, उनका असैसिनेशन यही आदमी करवा रहा है। ये जो है गुरु तेग बहादुर है, ये किसके पिताजी हैं, ये है फादर, किसके फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, ये मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। ये भी स्टोरी में बता देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली में क्या था कि कश्मीरी पंडित थे जो, वो बहुत ज्यादा मुगलों के अत्याचार से दुखी हो रहे थे, इनकी जो चोटी होती है ना, यूं ही पाड़ दिया करते थे, बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, है ना, जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉर्चरस हो चुके होते हैं, सारी कहानी यही बताती है, तो कहानी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कहानी। और इनको जो है औरंगजेब कंडीशन रखता है ना, कि अगर तुम्हारे बिहाफ पे कोई बंदा है तो वो मुझसे बात करके जो है हम सॉर्ट कर सकते हैं, जो भी है मुगलों ने ये कंडीशन रखी। तो उनके पास कोई बंदा ही नहीं था, इतना खौफ खाया था कि भैया औरंगजेब से बात कर ले। तो ऐसे में जो है वो गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं और इनको जो है रिक्वेस्ट करते हैं, जब उनको पता लगता है कि हाँ ये अवेलेबल है तो ये जा सकते हैं, तो एक अपना जो है हेड बना के जो उनको भेजते हैं कि उनको कन्विंस कर ले कि कश्मीरी पंडितों के राइट्स जो है वो प्रिजर्व रहे। लेकिन अल्टीमेटली जो है औरंगजेब जो है वो नहीं मानता है, और कहीं ना कहीं वो ये बोलता है कि इनको भी बोला था कि इस्लाम कबूल करो। उसे ये लग रहा था कि अगर इनका जो हेड है, एक तरह से उनका हेड यही बन चुके हैं, तो ये अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो बाकी लोग तो फिर इनके पीछे कर ही लेंगे। तो अगेन यहाँ पे जो है इनके ऊपर बहुत इनको लालच भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी रखी जा रही है कि आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, लेकिन ये कंप्लीटली मना कर देते हैं। और चांदनी चौक में अगर आपको आज भी जाइए, चांदनी चौक में लाल किले के बिल्कुल पास में, लाल किले के पास में शीशगंज गुरुद्वारा है, आप जाके देख सकते हैं, आज भी दिल्ली के अंदर कोई दूर नहीं है, सामने लाल किला, इस तरफ शीशगंज गुरुद्वारा, वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल चल के आप जा सकते हैं। और औरंगजेब ने जो है इनका असैसिनेशन का हुक्म दे दिया और पूरा पूरा दरबार बुलाया गया वहां पे बाहर पे, है ना। ये तो अलग ही मौज लूटते थे, इनको तो कोई मतलब था नहीं इस चीज से, है ना, एक खौफ क्रिएट करते थे और पूरे पूरे वहां पे बिठाएगा, लोगों को बुलाएगा, देखो यहाँ पे मुजाहिरा हो रहा है जैसे, है ना। तो उनको जो है वहां पे इनका शीश जो है धड़ से अलग कर दिया गया था सबके सामने, ताकि खौफ क्रिएट हो। और इनके सिर्फ इन्हीं को नहीं, 3 सिखों को और भी जो है यहाँ पे एक और खौफ क्रिएट करने के लिए शहीद किया गया था। एक को गर्म पानी में उबाल दिया, है ना, एक के चारों तरफ रुई लपेट के उनको आग लगा दी, इस तरीके से जो बहुत अजीब सी, है ना, किसी को गर्म रेत डाल डाल के उनको मार रहे हैं, तो किसी को आरे से काट रहे हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें हुई है ना। तो यहाँ पे बट ये इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, किसी भी गुरु ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, अल्टीमेटली उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारा जो धर्म है उसी में रहेंगे, वी आर हैप्पी इन दैट थिंग। तो अगेन जो है यहाँ पे ये हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है, ये पेपर में सवाल आया था, तो मैंने पूरी पूरी यहाँ की कहानी भी आपको बता दी। इसके बाद 1679 में ये रीइंपोज करता है जिजिया टैक्स को, पिलग्रिमेज टैक्स को। पिलग्रिम टैक्स जो है ये अकबर को हटा देता है, जिजिया भी अकबर हटाता है, जबकि यहाँ पे देखो ये आदमी फिर से लगा रहा है जिजिया, यानी कि आप देखो अभी तक नहीं लगा हुआ था जिजिया, सब स्मूथ चल रहा था जहांगीर शाहजहां के टाइम में भी, लेकिन ये जो है कट्टर प्रवृत्ति का आदमी था और इसको पैसा बस चाहिए, आता जाए मौज लूटनी है इसको, है ना। तो बट वही है कि ये आदमी खुद ही अपने दुश्मन क्रिएट कर रहा था। अगर मैं आपको बोलूं कि मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा डिक्लाइन का कारण कौन बना, तो यही आदमी औरंगजेब जो है ना, यही इनके डिक्लाइन का कारण बना। क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा अपनी जो है इंटॉलरेंस ना दिखाता अलग धर्मों के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग इससे कन्विंस रहते, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। क्योंकि अगर आपको कट्टरता दिखानी है तो आप एक दो जगह पे दिखाइए, एग्जांपल सेट कर दीजिए, उसके बाद जो है कोई नहीं बोलेगा आपके खिलाफ। लेकिन आप सोचो कि नहीं हर किसी के साथ बर्बरता दिखाऊंगा, कट्टरता दिखाऊंगा, तो वो काम नहीं चलेगा। तो ये आप देखिए, इसने सिखों को अपना दुश्मन बनाया, इसने मराठास को बनाया, राजपूत को, सब इससे दुश्मन बन के बैठ गए उस टाइम पे। तो यही समझना कि बोल बेशक से नहीं पा रहे, लेकिन इसके दुश्मन यानी मुगलों से अक गए थे लोग, परेशान हो गए थे, तो वही एक डिक्लाइन का भी कारण बन रहा है आगे चल के, हर कोई अपना अलग ही करना चाहेगा। इसके बाद देखो ये आदमी टिका नहीं नॉर्थ तक, ये बोलता है कि नहीं मैं पूरे दक्षिण के नीचे तक जाऊंगा, है ना। तो आप देखिए अकबर तो फिर भी रुक गया था असीरगढ़ के किले तक, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एनेक्स करने पहुंच गया भाई बीजापुर को 1686 में। उसके बाद जो है इसने किसकी हेल्प ली, सिकंदर आदिल शाह की ली और गोलकोंडा को भी जो है अपने अंडर कर लिया, कब किया 1687 में। और यहाँ पे जो कुतुब शाही डायनेस्टी को हटा रहा है, उसके बाद पूरा पूरा साउथ में बेसिकली अपने एम्पायर को बिल्ड कर देता है। यानी कि अगर पूरा पूरा दक्कन से भी नीचे की तरफ अगर जाएंगे, दक्कन प्लेटू से भी नीचे की तरफ साउथ में जाते हैं, तो पूरा पूरा यहाँ पे हमें मुगल एम्पायर देखने को मिलता है। किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, यानी एकदम से पीक पे उसको पहुंचा दिया है। लेकिन अगेन लोग तो दुखी है और बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाने का काम भी यही कर रहा है ना। पहले तो इसने उनकी रेनोवेशन के ऊपर पहले 10 साल तक तो यही बोला कि भैया इनको रेनोवेट नहीं कर सकते हो, कोई नया मंदिर नहीं बना सकते। उसके बाद तो इसने तोड़वाने का ही काम शुरू कर दिया था और वहां पे मॉस्क बनवाने का काम, मतलब बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता था, कभी खुश हो जाता था तो उदार हो जाता था, कभी नालायक बन जाता था, ऐसे ही चलता था इसका, ठीक है भाई। तो 1707 में तारीख है दिलकुशा जो है किसने लिखी, भीमसेन ने लिखी पर्शियन लैंग्वेज में, और इसको ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश लैंग्वेज में, जादूनाथ सरकार ने, कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। फिर मसीरे आलमगीर, ये सब इसी के टाइम ड्यूरेशन की, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। फिर मसीरे आलमगीर बुक जो है किसने लिखी, मुस्तैद खान ने लिखी है, जो कि औरंगजेब के रूल के बारे में पूरा प्रकाश डालती है कि भैया कैसा उसका रूल था। इसके बाद इसने टाइटल आलमगीर जो लिया है, यानी कि पूरी दुनिया को जीतने वाला, हालांकि पूरी दुनिया को कहां जीत पाया, लेकिन फिर भी टाइटल ले रहा है आलमगीर, पूरी दुनिया को जीतने वाला, और खुद को जिंदा पीर भी बताया करता था। ही फेस्ड अ टफ बैटल फ्रॉम शिवाजी महाराज। ये हमें पता है कि मराठास ने इसके टाइम में एक अलग एम्पायर कार्व कर लिया, है ना, और बहुत कोशिश की इसने शिवाजी महाराज को पकड़ने की। शिवाजी मूवी में भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे, वो भी इसी के कंटेम्परेरी है। अब वो तो हमें देखो कि मूवी के अंदर छावा मूवी में भी अगर आप देखें तो वहां पे हमें बहुत सारी झलकियां मिल जाती है, लेकिन शिवाजी महाराज इसके टाइम में देखो बिल्कुल इसकी पकड़ में नहीं आ पा रहे थे, है ना। वो कहीं ना कहीं छुप जाते थे, तो इजीली जो है एस्केप कर जाते थे, यानी कि इसके बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहे। और लोग जो रूल इसका मान रहे हैं वो शिवाजी का ही रूल मान रहे हैं, समझो, है ना। ऐसा नहीं होता ना कि आपने एक जगह पे जाके अपना दिखा दिया कि नहीं मैं ही ताकत करूं। अब सोचो अगर लोग आपको टैक्स ही नहीं दे रहे, है ना, आपका रूल ही नहीं मान रहे, रूल्स रेगुलेशन शिवाजी के चल रहे, तो फिर काहे का राजा रहेगा वो, आपके अंडर एरिया कैसे माना जाएगा, है ना, जब लोग आपकी सुन नहीं रहे। वही कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो शिवाजी महाराज ने अपना एक अलग एम्पायर कार्व आउट कर लिया और ये कभी भी पकड़ नहीं पाए। लेकिन 1666 के अंदर ये शिवाजी महाराज को खत लिखता है ना, अब जब पकड़ नहीं पा रहा है, बहुत परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है, और आपको देखो कट्टर प्रवृत्ति का तो है ऐसा। वो मूवी अगर आपने देखी होगी तो मूवी में भी दिखाया जाता है ना, सिलाई कढ़ाई करता रहता है, बैठ के, और तो वाले काम तो था ही नहीं, है ना। तो कभी बिना बजा रहा है, कभी सिलाई कढ़ाई कर रहा है, ये बेसिकली बस बैठे रहते थे। ऐसा नहीं खुद से कोई सूरमा नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये बस इनको सब चीजें मिली हुई थी, बस हुक्म करना है कि जाओ उधर से तुम जीत के लाओगे, वो तुम करोगे, शिवाजी महाराज तुम करोगे, इसको ये करोगे, इसको वो करोगे, ये केवल बैठ के ऑर्डर देने वाले लोग हैं, है ना। बेसिकली रियल पॉलिटिशियंस आप बोल सकते हो। तो अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, शिवाजी महाराज को खत लिखते हैं वहां पे और बोलते हैं कि आओ हम क्या करते हैं, सुलह कर लेते हैं, ठीक है। हम जो है आपका ऑथेंटिक मान लेते हैं कि हां ये जो मराठा एम्पायर आपने बना दिया, कार्व आउट कर लिया, इसको रियल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आओ हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब शिवाजी महाराज जाते हैं इसके पास संभाजी के साथ भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट कर रहा होता है और उनको कहीं ना कहीं कैद कर देता है ना। तो आगरा के अंदर कैद करता है, आगरा में बोला जाता है। और जब कैद कर लेता है तो वहां से वो निकलते कैसे हैं, वो बेसिकली अपने आप को एस्केप कर लेते हैं, जैसे फ्रूट की बड़ी बड़ी बास्केट्स होती थी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। एक में वो खुद छुप जाते हैं, एक में संभाजी छुप जाते हैं। कहानी जो पता नहीं किसी जो भी कहानी मैंने जो पढ़ी है इसके बारे में वही बता रहा हूं आपको, है ना। मैंने बहुत डिटेल में स्टडी नहीं किया है मराठास को, लेकिन मैंने बता दिया मोटे-मोटे तौर पे। वो बास्केट में छुपा के खुद को जो है वहां से एस्केप कर जाते हैं और फिर औरंगजेब के हाथ नहीं लगते हैं। और जो संभाजी हाथ लगते हैं वो भी जो है ऐसा बोला जाता है कि जो संभाजी का साला और उनके जो क्या कहते हैं उसको फादर इन लॉ जो है ना, फादर इन लॉ जो है और साला जो है वो दोनों फंसवाते हैं संभाजी को, तो वो भी इनके हाथ नहीं लगता। तो ये आप एक पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं, ये हो गई औरंगजेब के टाइम की। फिर इसके बाद इसने डिसकंटिन्यू कर दिया था ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को तो बिल्कुल इसने बोला कि कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, है ना, तुम हिस्ट्री लिखते हो तो निकलो यहां से, ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री बन गया, लेकिन हिस्ट्री वाला को हटा दिया यहां से। बताओ, ओ माय गॉड। ही शुड जवाबित आलमगीरी, यानी कि डिग्री ऑफ औरंगजेब और सेकुलर लॉ इसने बनाया, जिसको जवाबित आलमगीरी बोला, और उसको एनफोर्स करने के लिए इसने किनको रखा, मुहतासिब को।
ये पोस्ट क्रिएट की मुतासिब की। फिर इसके बाद देखो कि ड्रिंकिंग को ये बंदा बैन कर रहा है कि भैया मैं तो लगाऊंगा तो तुम नहीं लगा सकते ना, नहीं लगाना, नहीं है। उसके बाद भांग का नशा भी इसने बंद किया, ड्रग्स को बैन कर दिया इसने, ठीक है। और अगर आपको जैसे आज की डेट में टोल लगते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसे इसने जो उस टाइम पे एक ट्रांजिट ड्यूटी बना दी, एक जगह से दूसरी जगह जिसको बोलते हैं पंधारी, तो पंधारी टैक्स आप देकर जो है जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। फिर वीणा बजाने में खुद तो एफिशिएंट है, लेकिन बाकी सब म्यूजिशियन को भगा दिया कोर्ट से कि चलो निकल जाओ। लट उठा के आया कि जो भी अगर मेरे को बैंड बजाता दिखा उसके पिछवाड़े पे मैं बजाऊंगा बैंड बजा, चुपचाप से निकलो, तो सबको बाहर निकाल देता है, ठीक है भाई। तो ये काम कर रहा है। उसके बाद इसने देखो सिक्कों के ऊपर कलमा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कलमा मतलब कि जैसे कुरान की कोई आयत वगैरह कुछ ऐसे लिख दो उसको मान लो। इसके बाद इसने डिसकंटिन्यू कर दिया सेलिब्रेशन दिवाली का, दशहरे का, होली का, नौरोज का, है ना। और देखो यही मैं बोल रहा हूं ना कि बेसिकली दूसरे धर्मों के ऊपर जो है एक हमला कर रहा है, उनके कस्टम्स के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर हमला कर रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेंट इंसान नहीं है। और सिर्फ इन पे हमला नहीं कर रहा कि दूसरे धर्मों को परेशान कर रहा है, अपने खुद के यानी मुस्लिम धर्म के अंदर भी आप देखिए एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, है ना। सुन्नी जो है वो थोड़ा सा अलग उसका होगा, जैसे सुन्नी मानेगा कि भैया वो कट्टरता के साथ मानेगा कि नहीं भगवान जो है आप समझो हम बोलते हैं ना कि कोई शेप नहीं है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती है, तो आपको कहीं भी मस्जिद के अंदर जो भगवान की यानी अल्लाह की कोई मूर्ति वगैरह आपको दिखाई नहीं देगी। तो जो सुन्नी है वो बहुत कट्टर रहेगा उस चीज में। लेकिन शिया वाले लोग क्या मानेंगे कि नहीं वो कई पीर पैगंबरों को भी मान लेते हैं, है ना, कब्र की पूजा भी करने लग जाते हैं, जबकि सुन्नी नहीं करेगा कभी भी। तो कुल मिला के बात ये कि थोड़ा सा आप समझिए कि अगर सॉफ्ट जैसे हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, सॉफ्ट मुस्लिम सॉफ्ट इस्लाम की बात करें तो शिया को बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसलिए शियाज के लिए भी टॉलरेंट नहीं था, और इसीलिए मुहर्रम जो होती है मुहर्रम शिया लोग मनाते हैं, ठीक है, सुन्नी लोग नहीं मनाते हैं। तो उसके पीछे भी एक कहानी मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं। तो इसने जो मुहर्रम के ऊपर भी जो है बैन कर दिया कि मुहर्रम भी कोई नहीं मनाएगा। इसके अलावा देखो एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, एस्ट्रोलॉजी जो किया करते थे, उनको भी डिसमिस कर दिया कि निकलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये जो जितनी भविष्यवाणी कर रहे हो लट लेके पीछे पड़ गए, निकल जाओ कोर्ट से, तो उनको भी बाहर निकाल दिया। इसके बाद देखिए कि इसके ही टाइम में जो मथुरा के जाट हैं और या फिर सतरामी है मेवाड़ के, वो भी इससे बहुत दुखी हो रखे थे, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज अपनाएगा तो हर कोई दुखी होगा, है ना। और आप सोचो कि आज की डेट में अगर मान लो कि मोदी जी आपको बोलेंगे नहीं मैं दिवाली नहीं मनाने दूंगा, पूरे देश में पटाखे नहीं चलाने दूंगा, तो लोग क्या होंगे, लोग उसके खिलाफ नहीं होंगे, वही बात है। तो ऐसे सोचो कि कितना बुरा हाल इसने कर रखा था, तो ये सब लोग खिलाफ है इसके। और सिखों के गुरु भी कहता है कि ये तो ऑब्वियस बात है, वो तो है ही खिलाफ। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग सबको अपना दुश्मन बनाए बैठा है ये आदमी, बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और जिस दिन चिंगारी लगी वहां पे चल उठेगा। आप समझ रहे हो पूरे इसने कैसा हाल कर रखा है खुद को, ठीक है। चलो अच्छा गए हो ना, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। चांदी टॉक टू चाइना टाउन ये अलग लेवल चल रहा है अभी तो, मूवियों में घुसे हुए। इसके बाद रिलीजियस पॉलिसीज की जो है जिसने बहुत दुखी कर रखा था राजपूत को, मराठास को, सिख्स को, तो वो मैंने बता ही दिया है, जो कि अल्टीमेटली इसके दुश्मन बन जाते हैं। और औरंगजेब को ही हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं रियल डिक्लाइन का, कि भैया इसी की वजह से जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ है। और जजिया के बारे में कोई कभी पूछता है कि सबसे पहले भारत में जजिया किसने लगाया, तो सिंध पे आक्रमण किया था दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में, है ना, 712 एडी में, तो उसने जजिया लगाया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जजिया ही पूछ लेता है कि नहीं अगर रियल अभी वो तो अनडिवाइडेड इंडिया होगा, लेकिन अगर रियल वाले मेन इंडिया जो है अभी हमारे पास, वहाँ किसने लगाया था, तो ऐबक ने लगाया सबसे पहले। फिर जो है उसको जो ब्राह्मण्स के ऊपर भी जिसने जजिया लगा दिया था वो फिरोज शाह तुगलक था। फिर उसके बाद खिलजी ने भी जजिया लगाया है ना, लोगों के ऊपर। इसके अलावा और कौन था जजिया वाला, एक और भी था कोई, है ना, हाँ, अकबर जो है जजिया को हटा देता है, और औरंगजेब क्या करता है, जजिया को वापस से रीइम्पोज करता है। तो वो सारी की सारी कहानी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जजिया की कंप्लीट कहानी बता रखी है। इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम जो क्रिएट था ऑलरेडी अकबर के टाइम पे, इसने उसी के अंदर एक रैंक नया वाला बनवा दिया था जिसका नाम था मशरूत, है ना। तो ये अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। और इसी के टाइम में मिराज मोहम्मद कासिम ने जो आलमगीरनामा लिखी है, ये पूछ लिया जाए तो बता दो। और इसने जो है बैन कर दिया था हिंदू टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन को, कि कोई भी नया टेम्पल आप नहीं बना सकते, तोड़ देता था जाके, और ना ही रिपेयर करवा सकते। कोई पुराना मंदिर भी है कहीं से टूट फूट होगी तो आप बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करवा सकते। ये बहुत बहुत जो इनटॉलरेंट इंसान है, यही समझिए आपको, है ना। इसको इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि इसको लग रहा है कि पता नहीं अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है। इसके बाद डिस्ट्रॉय ही करना शुरू कर दिया। शुरू के 10-12 साल में तो ये काम किया, और बाद में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वेंडलाइज ही कर दिया। इसने कई टेम्पल्स को तोड़ने की कोशिश की, जैसे कैलाश टेम्पल एलोरा का है, उसको भी तोड़ने की साथ इंसान ने कोशिश की है। और वही मैंने बोला कि दूसरे मुस्लिम सेक्ट्स के लिए भी जो है टॉलरेंट नहीं था। आप देखिए शियाज लोग जो सेलिब्रेट करते हैं मुहर्रम, वो भी इसने सेलिब्रेट करने से रोक दिया था। अब अल्टीमेटली धरती को सुकून मिलता है जब 1707 में जो है ये भड़वे की डेथ हो जाती है औरंगजेब की, और औरंगाबाद में होती है। नाउ इस नगर का नाम संभाजी नगर है। और अब आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि जब संभाजी महाराज के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म किए, है ना, उन्होंने फिर भी जो है इस्लाम को कबूल नहीं किया और इसकी कंडीशंस को नहीं माना, तो अल्टीमेटली जो है वो कितने बड़े वॉरियर रहे होंगे, यहाँ से हमें पता लगता है ना। तो ऐसा भी बोला जाता है कि उनके सर में छेद तक इंसानों ने किया, है ना, जो ठोक ठोक के सर में छेद कर रहे हैं दुष्ट कहीं के, आंखें निकाल रहे हैं, बोटियां नोच रहे हैं, बहुत दुष्टता और बर्बरता कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये जो है संभाजी नगर अब कहलाता है। क्यों उसको औरंगाबाद रखे, है ना, औरंगजेब के नाम पे क्यों रखे, औरंगाबाद का नाम जो है चेंज करके संभाजी नगर हो चुका है। औरंगाबाद को किसने फाउंड किया था, तो मलिक अंबर ने 1610 में फाउंड किया था, और इसका नाम पहले खड़की हुआ करता था। ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। चलिए फिर देखिए कि अब मैं ये जो लेटर मुगल्स हैं इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, सक्सेसर्स के बारे में। मुअज्जम बनता है इसके बाद बहादुर शाह, है ना, और बहादुर शाह जो है वो लगभग सभी के साथ अच्छे संबंध ही बनाता है। गुरु गोविंद सिंह को भी वो एक पैगंबर मानता था, तो उनके साथ भी अच्छे संबंधी बनाता है। तो वो इसके बारे में, ये जो लेटर मुगल्स हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। एक्सक्यूज मी, मैं ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बता दूंगा। अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे आपको लेके चलता हूँ ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमारी कवर हो जाए। मज़ा आया आपको, ये बताओ मुझे।
फेवरेट टीचर बन गया हूँ क्या मैं? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं बहुत जान लगा रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ इतना कंटेंट जो है ना, बहुत मेहनत लगती है कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, और उसको सोचने में, उस सब कंटेंट को दिमाग में छापने में कि कैसे मुझे आपको बताना है, कैसे आपको चीज़ें याद रहेंगी, हंसी मजाक के साथ। कोई भी सीरियसली मत लिया करो हंसी मजाक को। हंसी मजाक ही होता है ना। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। कोई तो सपनों में मेरे ऊपर केस भी कर देते हैं ना। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। कोई तो सपनों में मेरे ऊपर केस भी कर देते हैं ना। इंटरनेशनल कोर्ट में भी कई लोग पहुंच चुके हैं कि नहीं इस बात भी हम चीटिंग इसने ऐसे बोला, औरंगजेब के बारे में बोला, मारो तो दादा लगता है, ऐसे कैसे बोल दिया ऐसा। तो अब उसका कोई इलाज है नहीं है। तो इसलिए कोई भी बंदा जो है किसी भी धर्म का है, किसी भी सेक्ट का है, किसी भी कास्ट का है, भाई यहाँ पे बहुत हल्के मन से हम मजे में बातें करते हैं। किसी के बारे में कुछ भी बोल देता हूँ, खुद के बारे में तो कोई बुरा मत बनाया करो, मजे से बस याद कर लिया करो। अब देखो शब बारात जो है ये सेलिब्रेट करता है कौन सा रिलीजियस ग्रुप, ये इसी बार का पेपर में क्वेश्चन है आपके सामने है। तो मुस्लिम धर्म में होता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखो नीचे के आंसर आप मत देखो, आप सीधा सीधा मेरे को बताओगे एंड में चल के कि कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सपोर्ट किया करो, ये जितनी भी वीडियोस हैं इनको शेयर कर दिया करो यार। वैसे मैं कंपाइल भी करके डाल दूंगा, लेकिन शेयर जरूर किया करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद विच मुगल रूलर वाज रिस्पांसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन द ईयर 1675। ये ईयर भी आपको याद होना चाहिए। जैसे इस बार पेपर में सीएस 2024 में ये इसने ईयर नहीं पूछ के सीधा सीधा पूछा कि किसने असैसिनेशन गुरु तेग बहादुर को करवाया है। तो आज पूरी कहानी आपको बता दी है, तो औरंगजेब ने करवाया है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे अगर कल को पूछेगा कि किस ईयर में करवाया, तो ईयर भी आपको याद होना चाहिए। ये याद करके रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 1675 हर डेट्स आपको याद नहीं करनी, लेकिन जो काम की चीज है ना, आप क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है केवल उस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। आप क्वेश्चन को भी देखो कि क्वेश्चन में भी कोई ऐसा चीज तो नहीं जिससे दूसरा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। तो मैं हमेशा वो याद करवाने की कोशिश करता हूं। अब लेटेस्ट में पूछा गया मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। देखो यहाँ पे औरंगजेब भी उत्तर में है और शाहजहां भी। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे डेफिनेटली औरंगजेब को उत्तर मार्क कर सकते हैं, लेकिन उत्तर कभी भी इसका औरंगजेब नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाल किले के अंदर जो बनवाया है मोती मस्जिद वो औरंगजेब ने बनवाया है, जबकि यहाँ पे आगरा फोर्ट का पूछा है। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो बेहद इंपॉर्टेंट और ऑप्शन दोनों ही है यहाँ। तो बच्चा गलत कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि वो गलत ही उत्तर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि शाहजहां इसका उत्तर आएगा। वहीं पे औरंगजेब ने कहा बनवाया है मोती मस्जिद, इसने बनवाया है मोती मस्जिद आपका लाल किले में, लाल किला में। Who among the following married the Mughal Emperor Jahangir in 1611 and received the title नूरजहां? अब नूरजहां कौन थी ना, इतनी बड़ी बड़ी कहानी सुनाई तुम्हें, बुलेट वाली, रेबन वाली है ना, तब भी याद ना होगा तो भाई मैं कुछ ना कर सकता था। मेहरुनिसा हो गई, समझ आ रहा है? बोलते मोती मस्जिद किसने बनवाया था, क्लियर कर दो। इतनी देर से बीन बजाई, अब वही वाली बात है, छोड़ो। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछा सीता किसका बाप है बताओ, है ना, जबकि सीता लेडी है। क्या बोलूं मैं अब? Which of the following Mughal emperors issued silver coins in the honor of his wife मेहरुनिसा? अब मेहरुनिसा के ऑनर में किसने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था? तो उसकी बीवी किसकी थी? जहांगीर की बीवी थी। तो भैया यही करेंगे ना, और कौन करेगा? लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज, तो लास्ट मुगल एम्परर जो है वो बहादुर शाह 2 है, और इसको जो है अंग्रेजों ने कहां भेज दिया था, डिपोर्ट कर दिया था रंगून में। वहीं पे जो है बंदा लुट गया था, और इसके जो लौंडे थे उनको सबको गोली मार के मारा था, है ना। तो वो जो है हेडसन ने मारा था, वो सब हम पढ़ेंगे उसके अंदर, बॉर्डर के अंदर देख लेंगे। बट ये जो है बहादुर शाह 2 जो है आखिरी रूलर होता है। इसके बाद अंग्रेज बोलते हैं कि आज के बाद कोई भी बंदा जो है मुगल्स की तरफ से राजा नहीं बनेगा, है ना। पहले पपट की तरह राजा तो बना रखा था, लेकिन राजा भी नहीं बनाया, है ना, राजा भी नहीं बनेगा। उन्होंने बोला कि आज के बाद बंदी कर देंगे सारा धंधा, हम सीधा हम ही राज करेंगे। Which red and buff sandstone is the tallest tower in India built in the 13th century? तो ये कौन सा है? तो कुतुब मीनार है भाई, सबसे tallest। तो ताजमहल was built by among the following, किसने बनवाया है ताजमहल? तो शाहजहां ने बनवाया। ये कुछ सोचने की बात है भाई। Who succeeded in securing the trade concession for the East India Company from Mughal Emperor जहांगीर? तो जहांगीर से जो है थॉमस रो सक्सेसफुल हो गया था, कैप्टन हॉकिंस सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। और इवन ये तो वापस जा रहा था तो इसको मार दिया था, ऐसा बोला था पोर्टुगीज ने रास्ते में रुका दिया था। तो ऑब्वियसली बात है थॉमस रो सक्सेसफुल हो गया था इस चीज के लिए, ठीक है, और इसको अलाउ भी कर दिया था कि सूरत में एक फैक्ट्री बना लो, रखी पड़ी थी। चलो, सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखो मैंने बताया आपको महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे अमर सिंह था ना, उनके बारे में पूरी कहानी बताई है ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी जहांगीर के टाइम में, ठीक है। Who among the following succeeded the throne of Mughal dynasty in India after Akbar? तो अकबर के बाद कौन सा बड़वा यहाँ पे बैठ जाता है, चर्सी कहीं का जहांगीर। उसका who among the following wrote the biography of Jahangir known as इकबाल-नामा जहांगीर? तो अभी मैंने आपको बताया भी आज की डेट में कि इकबाल-नामा जहांगीर एक ड्राफ्ट टाइप आप मान लीजिए कि उसी की पूरी पूरी कहानी लिखी है ना। और वैसे जो है तुझको जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखी है, ऐसा बोला जाता है। तो आप जैसा भी मान लीजिए है ना, यहाँ पे बट इकबाल-नामा जहांगीर की बात हो रही है। तो ये जो है मुतामिद खान था, ये मैं मुतामिद थी क्या, मुत्तु लिख देते हैं ना, मल्टी मुतामिद है भाई, है ना। तो मुतामिद खान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कल उल्टा भी पूछ सकते हैं। मुतामिद खान ने जो है बताओ कौन से बादशाह के बारे में एक किताब लिखी है, तो आप बोलेंगे जहांगीर के बारे में। किताब का नाम भी पूछ सकते हैं कल को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस चीज का। फिर तुझको जहांगीरी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? तो ये किसमें है? पर्शियन भाषा में लिखी गई ओरिजिनली, और ऑब्वियसली बात है जहांगीर खुद ही लिखेगा, ये तो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। और अगर उसके ड्राफ्ट बोलेंगे तो इकबाल-नामा जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने आपको समझा दिया। डैश मैरिड मेहरुनिसा whom he gave the title नूरजहां, तो कौन जो है मेहरुनिसा से निकाह करता है, तो ये है जहांगीर, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन जो है लेटेस्ट के पेपरों में जहांगीर से आ रखे हैं, तो आप कभी भी इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। मजा आ रहा है ना आप लोग को? पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे भाई, एक एक करके सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला इनलेड विद पेट्रे डेकोरेशन इज लोकेटेड एट, तो मैंने आज तो बताया कि आगरा के अंदर है इत्माद-उद-दौला का टॉम्ब, और इसी को क्या बोलते हैं, बच्चा ताज भी बोलते हैं। क्या मैंने बताया नहीं आज की बच्चा ताज भी बोलते हैं, ताजमहल का ड्राफ्ट भी इसी को बोला जाता है, इसी को देखकर ताजमहल बना था बाद में। इन व्हिच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंडेड द मुगल थ्रोन? तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि कब जो है जहांगीर, जिसको सलीम आप मानते हैं, वो बैठा था थ्रोन पे। अकबर मरा कब था? 1605 में मरा था, है ना। ऐसा बोला जाता है डायसेंट्री से मर गया था, है ना। बहुत ज्यादा इसको आ रही थी, इतनी आई कि ये लुढ़क गया। तो अब बट पता नहीं है ना भाई कि एड्स से मरा कि किस चीज से मरा, है ना। आप देखिए कि जब इतना कुछ मजे मार रहे थे तो कुछ भी हो सकता है, बट बताते नहीं थे, किताबों में जो है उल्टा-पुल्टा लिखते थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बादशाहनामा? तो बादशाहनामा हमीद लाहौरी का ये रहा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, मैंने आज आप लोगों को बताया है, ठीक है। मौज़ोलियम ऑफ ताजमहल वाज डिजाइन्ड बाय, तो ताजमहल को किसने डिजाइन किया, क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया है? एक मिनट, मौज़ोलियम ऑफ ताजमहल वाज डिजाइन्ड बाय, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर भाई, एक सेकंड रुको, ये नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने ईशा खान वगैरह के बारे में बताया है ना, रुको, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, दो अलग लोग हैं, ये कहीं कंफ्यूजन है, रुको एक सेकंड। हाँ जी बताया मैंने, दो लोग के बारे में आर्किटेक्ट्स होने चाहिए, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, ये है तो यहाँ पे कहाँ गया भाई साहब, एक सेकंड को, ताजमहल, हाँ ये ना, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान, तो ये दो हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ये हामिद अहमद लाहौरी आएगा, वैसे अहमद लाहौरी और ईशा खान, ठीक है, ये दो हैं। तो अब देख लेना, अब दोनों लिखी दिया मैंने, आप चेक कर लेना जो भी है। चलो इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स बिल्ट शीश महल इन आगरा? तो शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया, ऐसे शीश महल ऐसे शाहजहां, तो याद रहेगा आपको। एक ठट्टा में भी मस्जिद बनवाई शाहजहां ने, ये ध्यान रखना। इसी आदमी ने एक मस्जिद जो है ठट्टा में भी बनवाई। ठट्टा कहाँ पे पड़ता है? सिंध में पड़ता है, ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो बनाई है वो भी शाहजहां ने बनवाई है भाई, ये तो सब काम यही कर रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बुक चार चमन? ये तो बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। अबुल फजल कहां से आ गया भाई, कौन सी बात में तुम हो? अबुल फजल की बात कहां से कर रहे हो? अबुल फजल तो अकबर के टाइम का है, क्या हो गया तुम्हें? चार चमन जो है ये चंद्रमान ब्राह्मण ने लिखी है, तो मैंने बताया था आपको यार आज ही। प्रिंस खुर्रम ग्रू अप टू बी नोन एज, तो खुर्रम किसका नाम था? मोहम्मद खुर्रम जो है नाम था शाहजहां का। पीकॉक थ्रोन जो है किसने बनवाया? मयूर सिंहासन, जो आप बोलते हो जिसको बाद में नादिर आया तो नादिर उठ के ले गया है ना, तो शाहजहां है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां टू द थ्रोन। तो शाहजहां के बाद कौन बैठता है? तो औरंगजेब बैठता है। दारा शिकोह नहीं बैठता, ये कंफ्यूजन मत रखना। दारा शिकोह का एक तरह से उत्तराधिकारी दारा शिकोह ही था, शाहजहां उसी को बिठाना चाहता था, लेकिन जो है औरंगजेब रिबेलियस हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, तो वो दारा शिकोह को लुटा के खुद बैठ जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज मेमोरियल ऑफ औरंगजेब्स वाइफ दिलरास बानो बेगम। तो अच्छा, ये बीबी का मकबरा शायद मैं बताना भूल गया आप लोगों को। देखो ये जो बीबी का मकबरा है, ऐसा बोला जाता है कि इसको औरंगजेब ने बनवाया, मैक्सिमम जगह पे आपको औरंगजेब लिखा मिलेगा, लेकिन मैं आपको रियल में बता दूं कि ये जो है बिल्ट बाय, ऐसा भी बोला जाता है, आजम शाह। आजम शाह कौन है? औरंगजेब का ही बेटा है, जो अपनी मां की याद में बीबी का मकबरा बनवाता है। तो रियल में तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत जगह पे आपको औरंगजेब लिखा मिलेगा। तो अब ठीक है, जो भी उत्तर में होगा कोई एक ही आएगा उत्तर में। अगर औरंगजेब लिखा हुआ है और आजम शाह का नाम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर औरंगजेब ही मार्क करके आओगे, लेकिन अगर वहां पे आजम शाह है तो फिर आजम शाह मार्क कर देना। ठीक है दोस्त, चलो ये बनवाया कहां पे है? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि बीबी का मकबरा कहां पे बनवाया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में डाई हुआ? तो मैंने आज ही तो बताया था कि 1707 में धरती का बोझ कम हो गया था, आज ही बताया मैंने। विच मुगल एम्परर हैज अटेम्प्टेड टू वैंडलाइज द कैलाश टेंपल एट इलोरा? तो कैलाश टेंपल यानी मंदिरों को तोड़ने का काम जो कर रहा है वो यही आदमी कर रहा है, भड़वा कहीं का। द मुगल एम्परर डैश अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर बोल लो, जिंदा पीर बोल लो, ये सब टाइटल कौन ले रहा है? औरंगजेब ले रहा है, औरंगजेब। Who among the following was defeated by औरंगजेब in the battle of देवराय? तो देवराय में जो है दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है भाई, हाँ महाराष्ट्र में संभाजी नगर में, बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने। जो बीबी का मकबरा है वो महाराष्ट्र संभाजी नगर में है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ गया वो, कहाँ गया बे, ये रहा। ठीक है, संभाजी नगर में है महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद जिसको आप जानते हैं। ठीक है, आज ही बताया सब। चलो हो गए क्या सारे क्वेश्चन? ठीक है भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा और डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो ये हमारा बैच है जीके का